वॉइस आ रही है बेटा? वॉइस आ रही है मनीष की, सीमा, किरण आपको गुड मॉर्निंग सर, आ रही है। Voice आ is रही है? clear, sir. मॉर्निंग। Voice is coming. Thank you, sir. पिछली क्लास में थे नहीं मनीष आप में कि आप काफी क्लासेस मिस कर दिया आपने बेटा। सर मैं पिछली क्लास में इस बीच बहुत देर से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था। अब पता नहीं नेटवर्क था क्या था, नहीं हो पाया। आज भी मैंने 2-3 बार किए, मैंने एक बार लास्ट बार ही और करता हूँ, अगर नहीं हो पाएगा तो ठीक है। तो अभी तो एक्सेप्ट कर लिया। मिकी आप? सर मैं बाहर मेरा था। भी टेक्निकल ग्लिच था सर। अच्छा कोई नहीं बेटा, आप ज्वाइन करते हैं। आपने आज का पार्टनरशिप टॉपिक कराया था ना पिछली क्लास में? पार्टनरशिप कंप्लीट है। हाँ वो ठीक है, वो कर लिया मैंने भी। अभी हमारा क्या चल रहा है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। एंड ईजमेंट का, वो दोनों। हाँ, ईजमेंट ईजमेंट क्या लास्ट में करेंगे। प्रॉपर्टी लॉ में आपका बेसिकली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ही आता है, जिसमें हम गिफ्ट मोर्टगेज, लीज, वेरियस डॉक्ट्रीन, काफी सारे डॉक्ट्रीन है, उनको रीड करेंगे आज। एक मिनट बेटा बस। पिछली क्लास में समझ में आया था क्या कर रहे थे हम बेटा? सीमा आप थे पिछली क्लास में, सीमा और किरण आप। सर वो मूवेबल इमूवेबल का बताया था आपने, करेक्ट है बेटा। विच इज मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो स्टार्ट करते हैं आप। एक मिनट को आप। सबके पास नोट्स सब पहुंच गए होंगे जी? कोई रह गया था बेटा? सर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के तो नोट्स नहीं मिले। ये वाले नोट्स नहीं आए सर। ये वाले नहीं आए? कोई नहीं, आज ये जो आज पहुंच स्टार्ट जाएंगे कर रहे अभी। हो इसके लिए। ठीक है, इसके लिए तो पहुंच जाएंगे आज क्लास के एंड तक। ठीक है, तो देखो बेटा, हम बेसिकली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी लॉ का पार्ट है। प्रॉपर्टी लॉ में बेसिकली आपके दो लॉ है। फर्स्ट इज फर्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और सेकंड क्या है? ईजमेंट। ठीक है ना, ईजमेंट वाला। तो ट्रांसफर और प्रॉपर्टी एक्ट में बेसिकली हम क्या क्या पढ़ेंगे आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन, क्या एलिमेंट्स क्या है। सेकंड, क्या क्या मूवेबल है, क्या इमूवेबल है। रिवर्सर क्या है, रिमाइंडर क्या है। वेरियस डॉक्ट्रिन कौन कौन से हैं। रूल अगेंस्ट अलाइनेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्यूमुलेशन, ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन, vested and contingent interest, doctrine of election, doctrine of lis pendens, doctrine of fraudulent transfer, doctrine of holding out, doctrine of feeding the grant by estoppel, doctrine of past performance। इसके बाद प्रोविजन पढ़ेंगे कि प्रोविजन की डेफिनेशन क्या है, क्या क्या एसेंशियल एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोर्टगेज। ठीक है ना, मोर्टगेज के क्या क्या टाइप हैं। फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे चार्ज क्या है, लीज क्या है, टेनेंसी क्या है, सेल क्या है, गुड्स गिफ्ट क्या है, और लास्ट में एक्शनेबल क्लेम में क्या क्या आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास का भी बेटा 5 मिनट लगेगा, बस 10:30 तक करा देता हूं मैं आपको, जो पिछली क्लास में हमने कवर किया था। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, हमने एक तरह से टैक्सेशन में आता है ट्रांसफर, आपका टैक्स में भी वर्ड आएगा। ट्रांसफर का मतलब होता है अपना अधिकार किसी को दे देना। ठीक है ना, अब अपना अधिकार जो किसी को दिया है वो बेसिकली सेल के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है ना, सपोज मैंने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया किसी सेकंड पर्सन को, तो जो सेकंड पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूँ, या तो बाय द वे ऑफ मैं अपने एक तरह से अलाइनमेंट कर रहा हूँ। अलाइनमेंट यानी कि अपनी अपने अपने बिहाफ पे उसको अलग कर रहा हूँ। ठीक है ना, और सेकंड या फिर उसको सेल कर रहा हूँ। तो बेसिकली टैक्सेशन के टर्म में हम ट्रांसफर को क्या समझते हैं? सेल। ठीक है ना,
देखो इसमें डेफिनेशन एक लॉ की लैंग्वेज की डेफिनेशन है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, कैसा एक्ट होता है जिसमें लिविंग पर्सन अपनी प्रॉपर्टी, फिर वो चाहे प्रॉपर्टी उसकी प्रेजेंट में हो फ्यूचर में हो, किसी एक पर्सन या किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करता है, ठीक है ना, प्रोवाइड करता है। इस एक्ट को क्या बोला जाता है, ट्रांसफर बोला जाता है, ठीक है। अब देखो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करने के क्या क्या एसेंशियल्स हैं, व्हाट आर द वेरियस एसेंशियल्स इंक्लूड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आपके पास टू पार्टीज होना चाहिए, ठीक है ना। टू पार्टीज कहने का मतलब है एक बायर होना चाहिए और एक सेलर होना चाहिए। सेकंड जो टू पार्टीज है वो क्या होनी चाहिए, लिविंग होनी चाहिए। लिविंग यानी कि एक तरह से एग्जिस्टिंग है, आप उनको देख सकते हो छू सकते हो, कहने का मतलब ये है। और आर्टिफिशियल कहने का मतलब है उनको देख तो देख भी नहीं सकते ना छू सकते हो। जैसे कंपनी, कंपनी जस्ट कंपनी एक तरह से, हाँ कंपनी को आप देख तो सकते हो, फिजिकल फॉर्म में ईंट पत्थर की फॉर्म में क्रिएट हो रखा है, बट क्या कंपनी को आप टच कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में सबसे पहले टू पार्टीज होने चाहिए। अभी जो टू पार्टीज है इसमें पहला क्या होना चाहिए, बायर होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, सेलर होना चाहिए। इसके बाद दूसरा देखो आप पॉइंट लिविंग पर्सन होने चाहिए, दोनों के दोनों, ठीक है ना। लिविंग पर्सन में बेसिकली हम जैसे लिविंग है इंडिविजुअल, तो हम क्या माने जाएंगे, एक तरह से लिविंग पर्सन। अब लिविंग पर्सन में इन्होंने कंपनी, एसोसिएशन ऑफ, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोल रखा है, ठीक है ना। इसके बाद देखो ट्रांसफर होना चाहिए। ट्रांसफर मैंने आपको बता दिया, एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाना या फिर सेल करना, ठीक है ना। तो एसेंस ऑफ टर्म ट्रांसफर इज टू कन्वे, कन्वे यानी कि पहुंचाना है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। Therefore implies convenience of property by a person entitled to a person having no title to it। यानी कि एक एक पर्सन है, ठीक है ना, सेलर है, सेलर बायर को क्या दे रहा है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है। तो जो प्रॉपर्टी पहुंच रही है किसके पास, बायर के पास, उसके पास कोई अधिकार तो है नहीं, हैविंग नो टाइटल, बट वो रिसीव कर रहा है प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो ट्रांसफर का एक टर्म यूज किया गया है कि जिसके पास प्रॉपर्टी पहुंचती है उसके पास क्या हो जाता है, उस प्रॉपर्टी का अधिकार हो जाता है, यानी कि टाइटल हो जाता है। इसके बाद देखो आप थर्ड पॉइंट, कन्वीनियंस। कन्वीनियंस कहने का मतलब है ट्रांसफर प्रॉपर्टी कहता है कि जो ये एक एक्ट है जो प्रॉपर्टी को पहुंचाता है, एक लिविंग पर्सन प्रॉपर्टी को कन्वे यानी कि पहुंचाता है किसके पास, दूसरे के पास, ठीक है ना। अब देखो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें नहीं आती। सबसे पहला फैमिली सेटलमेंट। सेकंड है आपका सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूटेड क्लेम, कोई पुराना क्लेम चल रहा है किसमें, फैमिली में। फोर्थ आपका पार्टीशन, पार्टीशन चल रहा है उसमें भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं किया जाता, उसके लिए अलग लॉ, ठीक है ना। जैसे हमने फैमिली लॉ में डाइवर्स का पढ़ा था, मुस्लिम लॉ में पढ़ा था, सेम वैसे। इसके बाद देखो आप रिलीज, रिलिक्विशमेंट एंड सरेंडर। ये बेटा रिलिक्विशमेंट का मतलब क्या होता है, मिक्की, सीमा, मनीष, आपको कुछ आइडिया है। गिव सर अप, किसी चीज गिव को अप छोड़ करना देना, सर। गिव अप कर हाँ देना। वैस गिव अप कर देना, वेरी गुड, एकदम सही जवाब दिया, ठीक है ना। तो बेटा मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे आप ड्राफ्टिंग जब करोगे, ठीक है ना, तो ड्राफ्टिंग में आप क्या वेरियस डीड पढ़ोगे, ठीक है ना। डीड बनाने का मतलब है जैसे सपोज आपके पास कोई क्लाइंट आता है, ठीक है ना। अब क्लाइंट क्या कहता है आपसे कि सर एक्चुअली क्या है, मेरी मदर एक्सपायर हो गई और उनकी जो प्रॉपर्टी हम दोनों भाइयों को अपने नाम करानी है। तो अपने नाम करानी है, तो बेसिकली जो प्रॉपर्टी अपने नाम करानी है उसमें कौन सा डीड बनेगा, आपका रिलिक्विशमेंट डीड, ठीक है ना। मतलब दोनों का अधिकार सेम रहेगा, दोनों एक तरह से भाई छोड़ना नहीं चाहते, पर मदर जब जिंदा थी उनके नाम पीओ थी, पावर अटॉर्नी थी। तो अब इस समय क्या बनेगा दोनों ब्रदर के बीच में, रिलिक्विशमेंट डीड, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। इसके बाद देखो रिलीज ऑफ सरेंडर, यानी कि सरेंडर कर देना, वो सेम रिलिक्विशमेंट डीड की तरह ही आता है। फिर फोर्थ पॉइंट देखो प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए, आप अब जो ट्रांसफर कर रहे हो उसमें आपका एसेंशियल एक प्रॉपर्टी पार्ट होना चाहिए। प्रॉपर्टी के पार्ट को कहने का मतलब है
कि आप उसको जो ट्रांसफर कर रहे हो या फिर वो प्रेजेंट में हो या फिर आपका फ्यूचर में हो, ठीक है ना। बेसिकली इसमें क्या बोल रखा है इसकी लैंग्वेज में, जो प्रॉपर्टी है वो ऐसे एक्ट में यूज किया गया हो जो लेफ्ट ओपन हो किसके लिए, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के लिए, ठीक है ना, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के लिए रखा गया हो। कहाँ पे, इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, ठीक है ना। बट वो प्रॉपर्टी क्या एग्जिस्टेंस में हो। क्लियर है यहां तक? यहां तक डाउट है मनीष आपको? आगे चले हम। जी सर, बस मनीष, मिकी, हाँ जी सर, आगे। क्लियर है? तो आगे चले हम। आप डीड बताओ का बेटा बता रहे थे आगे। ना सर, आप जो डीड का एग्जांपल दे रहे थे, एक बार वो बताओगे सर वो। गिफ्ट डीड, गिफ्ट हो गया आपका, ठीक है ना। ये सारे ड्राफ्टिंग में करने हैं। जब हम ड्राफ्टिंग करेंगे तो मैं आप सबसे बोलूंगा कि एक बार क्लास को अटेंड करना है ऑफलाइन फॉर्म में, ठीक है ना। ऑनलाइन में तो मैं कराऊंगा ही खैर पर ऑफलाइन में क्या है, जैसे बोर्ड में मैं समझा दिया करूंगा कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है ड्राफ्ट करते समय, ठीक है ना। आप जब एडवोकेट की इंटर्नशिप करते हैं, आर्टिकलशिप करते हैं 6 महीने की, 3 महीने की, तो आपको ड्राफ्ट आने चाहिए। ड्राफ्ट कहने का मतलब है आपके पास कोई क्लाइंट आया एडवोकेट बनने के बाद, तो आपसे वो ड्राफ्ट बनवाएगा, ठीक है ना। जैसे गिफ्ट डीड हो गया, स्टैम्प ड्यूटी का कोई अटॉर्नी हो गई, ठीक है ना, कोई नॉर्मल सर्टिफिकेट हो गया, तो ये सब पता होने चाहिए इसमें क्या चीजें आनी चाहिए, क्या चीजें नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है, ओके। क्लियर है ना यहाँ तक? तो मैं यही कहूंगा बेटा, जब ड्राफ्टिंग में सेकंड सबसे लास्ट ही करूंगा, जैसे लीगल लैंग्वेज हमने किया था, तो मान के चलो जून जुलाई में हम करेंगे आखिरी में, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास को ऑफलाइन ही अटेंड करना है, ठीक है ना। उससे होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी बैठ जाएगी। ऑनलाइन में क्या, कॉल आती है, मैसेज आता है, उसी में हम बिजी हो जाते हैं, फिर क्लास में ध्यान दे नहीं पाते, ठीक है ना। और ठीक है अच्छे सर। से बताऊंगा मैं ड्राफ्टिंग एकदम डिटेल, ठीक है ना। ठीक है। अब जैसे ड्राफ्टिंग में बेटा आप एक फॉर्मेट होता है ना, वो फॉर्मेट भी प्रोवाइड कर दूंगा जितने भी ड्राफ्टिंग में यूज किए जाते हैं। उससे होगा क्या, कहीं आप इंटर्नशिप करोगे सेकेंड ईयर के बाद, इंटर्नशिप तो करते ही 6 महीने के लिए किसी एडवोकेट के अंडर, तो जब आप इंटर्नशिप करोगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है ना। वो फॉर्मेट आपके पास होगा, बस आपको क्लाइंट की डिटेल भरनी है और पूरा का पूरा डीड आपका प्रिपेयर रहेगा, ठीक है ना। पर अभी नहीं बेटा, हम इसको मनीष जून जुलाई में करेंगे पहले, तब तक सारे जो जितनी भी बुक है उनको कवर करते हुए चलते हैं। अब अभी हमारी मनीष, हमारी सेकंड बुक चल रही है बेटा, ठीक है ना। कौन सी? ठीक है सर। प्रॉपर्टी लॉ। फर्स्ट हमने कर ली, फर्स्ट कौन सी थी आपकी? कॉन्ट्रैक्ट वाली, सेल ऑफ गुड्स, और मतलब स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट की थी, ठीक है ना। उसमें हाँ जी, सेल हाँ ऑफ जी। गुड्स भी आ गया था, पार्टनरशिप भी आ गया था, और आपका बेस स्पेसिफिक आ गया था, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एजेंसी। क्लियर? क्लियर। अब देखो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में आता है आपका इमूवेबल और मूवेबल, ठीक है ना। ये तो आपको क्या रीड करके पता चल रहा होगा, मूवेबल किससे करा जा सकता है और इमूवेबल किसे नहीं किया जा सकता। मतलब इमूवेबल में क्या क्या आते हैं। इमूवेबल में कहने का मतलब है जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, इनको इजीली मूव नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। मूवेबल में क्या क्या बोल रखा है इन्होंने लॉ की लैंग्वेज में, देखो आप, जैसे कि टिम्बर है, कोई ग्रोइंग क्रॉप, क्रॉप है, क्रास है, फ्रूट अपॉन है, जूसीज है, ट्रीज में प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें क्या क्या आता है आपका, टिम्बर आता है, ग्रोइंग क्रॉप्स आता है, ग्रास आता है, कोई फ्रूट लगा है पेड़ के ऊपर, ठीक है ना, उस चीज से हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रूट से या फिर जूस निकाल सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी ऐसी डिस्क्रिप्शन है जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई भाग नहीं आ रहा है। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में बेसिकली क्या क्या आता है आपका, इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपका लैंड आता है, बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड ठीक है। लैंड हो गया, हमें पता ही है बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपका लैंड और बिल्डिंग मान लो, ठीक है ना। बिल्डिंग इजीली मूव नहीं हो सकती, जो अर्थ से काफी हद तक जुड़े हुए। अब देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी में डिफाइन किया गया, लैंड, बिल्डिंग, हेरिडेटरी अलाउंस, राइट टू वे, राइट ऑफ फेरीज और फिशरीज।
पेरिस कहने का मतलब एक ऐसा राइट जो फिशरीज के लिए होता है, ठीक है ना। फिशरीज, जैसे बेटा मैं, लेक है ना आपके पास, एक लेक हो गया, ओशियन हो गया, ओशियन नहीं क्या, सी। तो बेसिकली जो लेक और सी होता है इसमें फिश रखी होती है, ठीक है ना। तो आप लेक को एक जगह से दूसरी जगह तो ले नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो उसको क्या बोला गया, राइट ऑफ फिश पेरिस, मान लो फिशरीज सेम ही है, ठीक है ना। और एनी अदर बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड और थिंग अटैच टू द अर्थ बट डज नॉट इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होता इमूवेबल प्रॉपर्टी में, आपका स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास। यहां तक क्लियर? क्लियर है? आगे चले बेटा हम। जी जी। आगे ना देखो मिकी, मैं ना इससे अच्छे और नोट्स दिखाऊंगा अभी। बेसिकली ये क्या, थोड़े इजी लैंग्वेज के थे, वो है थोड़ा 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 बेयर एक्ट आ जाएगा उसमें, भी दिखा दूंगा, ठीक है ना। वो भी वैसे अच्छा बेयरट आएगा। में भी काफी अच्छा दे रखा है। हाँ उसमें है बेटा, पर ये ना थोड़ा इजी लगा मुझे, तो मैंने यही करा दिया, ठीक है ओके। ना। जी। अब देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी में किस किस को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। सबसे पहले राइट टू वे, राइट ऑफ फेरी, राइट ऑफ फिशरी, राइट टू रिसीव फ्यूचर रेंट एंड प्रॉफिट, ठीक है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी में किसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता, यानी कि जो सेकंड है वो क्या बोल रहा है आपसे, मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आएगा बेटा, कॉपीराइट। कॉपीराइट आपको पता है एक तरह का इंटेंजिबल एसेट है, मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। इंटेंजिबल एसेट कहने का मतलब है कि आप, जैसे मैं क्लास है बेटा, ठीक है ना, मैंने भी क्लास कर रहा हूँ, तो आप ध्यान देना, मैं जो पीडीएफ पढ़ाता हूँ, क्या इसमें किसी ऑथर के नेम मेंशन होता है? नहीं होगा, ठीक है ना। तो उससे होगा क्या, वो कॉपीराइट मेरे ऊपर लगा सकते हैं। तो आप नोटिस करना कभी भी किसी ऑथर के पीडीएफ या नोट से मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ऑथर का नेम हटा दूंगा तो पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो कॉपीराइट आपको आगे समझ में, कॉपीराइट यानी कि किसी की वीडियो या ऑडियो फाइल हम अपने गाने या फिर मूवीज में नहीं लगा सकते। स्टैंडिंग टिम्बर, क्रॉप और ग्रास हमने पढ़ ही लिया, ये क्या आपके मूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद देखो व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ट्रांसफर, ठीक है ना। देखो एसेंशियल करने से पहले एक मिनट ये कर लेते हैं, क्योंकि वो यूज होगा एसेंशियल और वैलिड ट्रांसफर में। देखो रिवाइजर और रिमाइंडर में, रिवीजन नहीं पढ़, पूरा रिवीजर नहीं पढ़ रहा, रिवाइजर पढ़ता हूं मैं, ठीक है ना। मैं ऐसे बोलता हूँ कि बच्चों को याद रहे, क्योंकि रिवीजन में होता है क्या, रिवीजन तो अलग वर्ड हो गया। तो देखो रिवाइजर और रिमाइंडर में फर्क क्या होता है, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल से समझा रखा है, इसको पढ़वा बेटा। हमने ये पढ़ रखा है रिवाइजर और रिमाइंडर, याद है मिकी कहाँ पढ़ा था हमने? मैंने पिछली क्लास में देवेंद्र से भी पूछा था और सीमा से। एक नहीं। याद करो मिकी, किसी बुक में पढ़ा था बेटा हमने, याद करो बेटा। आप बताइए। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, याद आया? कॉन्ट्रैक्ट में था, कॉन्ट्रैक्ट मुझे उसमें लग था, तो रहा था वैसे। कॉन्ट्रैक्ट में। हाँ हाँ, उसी में उसी में। याद करो, हु कैन, हु द पार्टी हु आर एंटाइटल फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, यानी कि एक अलग से स्पेसिफिक रिलीफ के लिए कौन कौन टाइटल है, तो कौन होते हैं, रिवाइजर और रिमाइंडर मैन। रिमाइंडर मैन किस, कौन सा, टेनेंट वाला, ठीक है ना। तो रिवाइजर के एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे रामपाल उसने अपनी प्रॉपर्टी लीज, रिवाइजर एक तरह का बेलमेंट है, ठीक है ना। बेलमेंट में क्या होता है, हम अपनी प्रॉपर्टी को पोजीशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए देते, ट्रांसफर करते। तो सेम आपका रिवाइजर क्या है, बेलमेंट ही है। पर रिवाइजर और बेलमेंट में फर्क क्या है, देखो आप एग्जाम्पल से पहले पढ़ लो, फिर लॉ की लैंग्वेज अच्छे से आ जाएगी समझ में। जैसे रामपाल तस्नी प्रॉपर्टी लीज के लिए दे रखी है धीरज त्यागी क्लासेस को। अब 5 साल के बाद हुआ क्या, प्रॉपर्टी वापस कर दी गई रामपाल को, तो ये क्या होगा, रिवाइजर हो गया, ठीक है ना। रिवाइजर बेसिकली क्या होता है, जो थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी कहने का मतलब है, जैसे मेरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चे को मिलने वाली है, ठीक है ना, मेरे मरने के बाद। अब मेरे बच्चे पे कोई थर्ड पार्टी, मेरे बच्चे ने क्या करा, मेरे बच्चे ने अपने किसी फ्रेंड
अपने किसी फ्रेंड को इंटरेस्ट दे दिया प्रॉपर्टी का, तो जो मेरे बच्चे का फ्रेंड है वो मेरे बच्चे से क्या कर सकता है, स्पेसिफिक रिलीफ की डिमांड करेगा, ठीक है ना। तो जो मेरे बच्चे का फ्रेंड है बेसिकली वो क्या, रिवाइजर है, क्योंकि उसका क्या हो गया एक इंटरेस्ट हो गया प्रॉपर्टी में। यहां तक क्लियर। इसके बाद देखो रिमाइंडर मैन। रिमाइंडर मैन आपको बता रखा था, रिमाइंडर मैन पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। रिमाइंडर मैन बेसिकली होता क्या था, टीनेंट के लिए यूज किया जाता था। इसमें जैसे लैंडलॉर्ड है, ठीक है ना, लैंडलॉर्ड क्या करता है, किसी टेनेंट को घर में रहने के लिए इजाजत देता है, ठीक है ना। अब इजाजत दी टेनेंट को रहने के लिए, अब टेनेंट ने क्या करा, अपने फ्रेंड को अपने साथ लिया रहने के लिए। अब जो टेनेंट का, किराएदार का जो दोस्त है, वो भी एक तरह से रह रहा है उसके साथ, पर ये लैंडलॉर्ड को पता नहीं कि उसका दोस्त भी रह रहा है, ठीक है ना। अब लैंडलॉर्ड क्या कहता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी सारी की सारी टेनेंट को दे दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि उसका कोई औलाद नहीं, कुछ भी नहीं। तो इस केस में जो उसका फ्रेंड है, एक तरह से एक केस फाइट करता है अपने दोस्त से, टीनेंट फ्रेंड से। उसमें कहता है कि मेरा भी इसमें इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो जो उसका फ्रेंड एक स्पेसिफिक रिलीफ की डिमांड कर रहा है, किससे, अपने टीनेंट फ्रेंड से। यहां तक क्लियर। तो इसको क्या बोला जाएगा बेटा, रिमाइंडर मैन। यहां तक क्लियर है, आगे चले हम। जी इसको एग्जाम्पल को पढ़ लेना बेटा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसके ऊपर हमने यहीं तक पिछली क्लास में क्या था, फिर आज आगे टॉपिक कवर करते हैं कौन सी प्रॉपर्टी वैलिड ट्रांसफर में मानी जाती है, ठीक है ना। देखो कौन सी प्रॉपर्टी वैलिड ट्रांसफर में मानी जाती है। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल कहने का मतलब है जो इजिली ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है ना, जो किसी सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन से अप्लाई नहीं होती। कहने का मतलब है कि इसमें कोई पेंडेंसी, सूट की पेंडेंसी नहीं पेंडिंग है, ठीक है ना, ये सूट पेंडिंग नहीं है किसी भी प्रॉपर्टी में, या फिर किसी किसी प्रॉपर्टी में कोई सूट चल रहा है, ठीक है ना। तो ये सब नहीं होगा। जो प्रॉपर्टी आपकी फ्रीली फ्रीली ट्रांसफरेबल हो, ठीक है ना, किसके पास, बायर के पास, जो प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है। इसके बाद देखो सेकंड पॉइंट, द ट्रांसफरर मस्ट बी कॉम्पिटेंट। मस्ट बी कॉम्पिटेंट कहने का मतलब है, जैसे हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था, पार्टीज आर कॉम्पिटेंट टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के कौन कौन से पार्टी एलिजिबल थे, देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहला आपका साउंड माइंड, ठीक है ना। उसके बाद क्वालिफाइड बाय लॉ, क्वालिफाइड बाय कोर्ट। फिर थर्ड था आपका सॉल्वेंट पर्सन, ठीक है ना, जिसपे कोई भी डेट पेंडिंग नहीं। तो सेम कॉम्पिटेंट कहने का मतलब है इसमें भी कि जो ट्रांसफरर है, ट्रांसफरर कौन है, सेलर। तो सेलर जो प्रॉपर्टी को बेच रहा है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट यानी कि उसकी प्रॉपर्टी में कोई कोई फ्रॉड ना हो उसकी प्रॉपर्टी में, और जो सर, एज ऑफ पर्सन है, मेजॉरिटी हो, कोई क्रिमिनल हाँ ना एज, हो, ये वही मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेम के सेम वो आ जाते हैं। सेम है बेटा, ठीक है ना। मेजोरिटी हो, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ ना हो, ठीक है ना, इंसॉल्वेंट ना हो, एलियन एनिमी ना हो, डिजर्सन ना हो, फॉरेन सिविलियन ना हो। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, कौन, सेलर। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद देखो आप, एक ये बॉक्स बना रखा है, इसमें बोला कि कौन कौन ऐसे जो अपने ट्रांसफर, अपने इंटरेस्ट को असाइन नहीं कर सकते। जो जैसे कि सब टेनेंट है, ठीक है ना, इसको आगे करेंगे, नीचे है ये, ठीक है ना बेटा। अब इसके बाद देखो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, ट्रांसफरी। अब ट्रांसफरी कौन है, बायर है, ठीक है ना। एक तरह से जो गुड्स को परचेज कर रहा है वो कौन है, ट्रांसफरी, जिसके पास पहुंचाया जा रहा है गुड्स। एक तरह से वो बायर ही ले रहा है गुड्स को, प्रॉपर्टी को ले रहा है। तो देखो ट्रांसफरी आपका कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट कहने का मतलब है कि वो लिविंग पर्सन हो, कोई माइनर ना हो। ठीक, देखो इसमें हाँ माइनर माइनर हो सकता है ट्रांसफरी और प्रॉपर्टी, ठीक है ना। पर अनबॉर्न, एक अनबॉर्न का केस आता है, तो मैंने फैमिली लॉ में भी पढ़ाया था आपको, विल के चैप्टर में, कि जब भी हम किसी प्रॉपर्टी को अनबॉर्न पर्सन को देते हैं जो अभी पैदा नहीं हुआ, तो क्या करते हैं, जैसे मैं फादर हूं बेटा, ठीक है ना, मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे के नाम प्रॉपर्टी कराना चाहता हूँ। मेरा बच्चा अभी एग्जिस्टिंग नहीं है लाइफ में, मतलब मेरी वाइफ को पेट के गर्भ में, ठीक है ना। तो मैं कानून मुझे क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, प्रॉपर्टी लॉ,
कि जो मेरी प्रॉपर्टी है मैं पहले अपने वाइफ के नाम करूंगा, ठीक है ना। यानी कि वाइफ के नाम करूंगा, जब बच्चा मेरा हो जाएगा तो वाइफ क्या करेगी, वही प्रॉपर्टी बच्चे मेरे बच्चे को दे देगी, अनबॉर्न पर्सन को दे देगी। यहाँ तक क्लियर है? तो प्रॉपर्टी आपकी हेरिटेबल भी होती है और ट्रांसफरेबल भी होती है। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो इस थर्ड पॉइंट में क्या कह रहे हैं, जो बायर है वो आपका कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट यानी कि माइनर प्रॉपर्टी को ले सकता है, ठीक है ना। जैसे माई अनबॉर्न पर्सन है, अब अनबॉर्न पर्सन पैदा हो गया, बॉर्न हो गया, तो बॉर्न से लेके 18 साल तक वो प्रॉपर्टी का हिस्सेदार होगा, ठीक है ना। प्रॉपर्टी मतलब उसको हिस्से में मिलेगी अपने। इसके बाद देखो जो प्रॉपर्टी लीगली डिसक्वालिफाइड है, पर्सन जो लीगली डिसक्वालिफाइड है वो ट्रांसफर ही नहीं हो सकते। जैसे कि आपका लीगली डिसक्वालिफाइड में एलियन एनिमी, फॉरेन सिविलियन, ठीक है ना, डिजर्शन हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो ये सारे के सारे क्या आपके प्रॉपर्टी को नहीं ले सकते, सेम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरह। इसके बाद देखो एक कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। अब आप किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो और जो ट्रांसफरी आपको प्रॉपर्टी का कुछ कंसिडरेशन पे कर रहा है, कंसिडरेशन कहने का मतलब है समथिंग इन रिटर्न। हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था, याद करो। जैसे कि सेलर प्रॉपर्टी किसको दे रहा है, बायर को दे रहा है। तो बायर के लिए क्या है, प्रॉपर्टी कंसिडरेशन, मतलब बायर के लिए क्या है, प्रॉपर्टी एक कंसिडरेशन है। और सेलर के लिए कंसिडरेशन क्या है, मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है ना। प्रॉपर्टी देने की जो मॉनेटरी वैल्यू मिल रही है वो सेलर के लिए कंसिडरेशन है, समथिंग इन रिटर्न उसको मिल रहा है। तो देखो कहने का मतलब है एसेंशियल ऑफ ट्रांसफर में कि जो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल, ठीक है ना। एक तरह से आपकी जो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल हो बेटा, ठीक है ना। अब देखो आप इसके बाद जो ट्रांसफर, पानी दे ग्लास। देखो जो ट्रांसफर है आपका वो आप अपोज ना हो किससे, नेचर ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है ना। जो नेचर ने बोल रखा है उसी के, मतलब ट्रांसफर किसी को अपोज ना करे, ठीक है ना। इसमें देखो द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रांसफर, किसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, जैसे लाइट, एयर, वाटर, सी, रिवर, ये सब हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। इससे क्या बोला, रेस कम्युनिस और रेस एक्स्ट्रा कमर्शियम क्या बोला गया, जैसे पूजा का प्रसाद है उसको भी हम किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे पब्लिक को दिया गया, रिलीजियस यूजेस के लिए दिया गया, तो ये ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अब आप बेटा बोलोगे कि पूजा का प्रसाद तो लेता ही एक बंदा, ठीक है ना, हम पूजा का प्रसाद खरीदते ही हैं बांटने के लिए। तो बेसिकली ये जो पूजा का प्रसाद है किसी के बेनिफिट के लिए यानी कि कंसिडरेशन के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। या फिर कोई आज से आके आपसे जबरदस्ती छीन रहा है मंदिर का प्रसाद, तो ये भी नहीं होना चाहिए। यहां तक क्लियर है? अब देखो जो ट्रांसफर है आपका प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होना चाहिए, जैसे प्रिस्क्राइब्ड मैनर बता रखा है, ठीक है ना। एक राइटिंग में होना चाहिए, जैसे सेल ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ 100 और मोर, सिंपल मोर्टगेज ऑफ अमाउंट सिक्योर्ड, ऑल अदर मोर्टगेज ऑफ ₹100 और मोर। तो ये सारी वैल्यू होनी चाहिए किसके केस में, ट्रांसफर के केस में। यहां तक क्लियर है बेटा, आया सबको एसेंशियल, आगे चलूं मैं? जी जी। ठीक है ना। अब इसके बाद देखो जो टॉपिक था प्रॉपर्टी, जिनको प्रॉपर्टीज ऐसे जिनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। जैसे कि इसमें सबसे पहले बोल रहा है चांस ऑफ एन हायर अपरेंट और स्पेसिस सक्सेशन। स्पेसिस सक्सेशन कहने का मतलब क्या है, बेसिकली लीगल हायर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। चांस ऑफ रिलेशन ऑब्टेनिंग अ लीगेसी ऑन द डेथ ऑफ अ किंग्समैन। ये बेटा इसका मतलब बताओगे सीमा और मनीष, मिकी, रिंकू? चांस ऑफ अ रिलेशन ऑब्टेनिंग अ लीगेसी ऑन डेथ ऑफ किंग्समैन, इसका मतलब क्या है, बताओ बेटा, इसका मतलब पता है किसी को? जैसे क्या वर्ड फादर बोला आपने? से सन को, फिर इनहेरिटेंस। सन के सन को, ऐसे आगे लेगेसी इनहेरिटेंस। जब ट्रांसफर हाँ जी होती हाँ है जी। मेरे ख्याल से।
आप बताओ मनीष। सर आपने क्या वर्ड यूज किया है हेरिटेज के ये लिखा है बेटा, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको, चांस ऑफ रिलेशन ऑब्टेनिंग अ लीगेसी ऑन लीगेसी? द अच्छा, डेथ ऑफ किन्समैन। हाँ फर्स्ट पॉइंट किंग्समैन, ओके। जो सीमा जी ने बोला है वही मेरे को सेम लग रहा है इसमें भी। कि लेगेसी एक तरह से ट्रांसफर करना अपने बच्चे पे, जैसे राजा का वो राजकुमार, एक तरह से राजा का बेटा राजकुमार, वो राजा हाँ बनेगा, तो वो फिर किंग्समैन राजकुमार। का मतलब खुद ही के हाँ। सर्कल में ही किसी का डेथ हुआ है तो ऑफ कोर्स फिर। करेक्ट है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहने का मतलब है, जो प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, इसको बदला गया है। जैसे पुराने के समय क्या होता था, राजा के बेटे कोई राजा बना दिया जाता था, फिर उसका भी बेटा राजा बनता था। तो सेम इस लॉ को बदला गया। ब्लड ठीक है ना। रिलेशन आ जाएगा सर इसमें, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड हाँ सारा आ जाएगा ना? हाँ। ठीक है ना। तो बेसिकली समझना आप, जैसे क्वीन एलिजाबेथ है, मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूँ, इंग्लैंड की रानी है, ठीक है ना। तो सपोज जो इंग्लैंड की रानी है, ठीक है ना बेटा, मुझे आप बताना कि जो इंग्लैंड की रानी है उसको क्या पूरा प्रॉपर, जो इंग्लैंड है पूरा उसका इंग्लैंड था, कोई कि इंग्लैंड में कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट भी था, या बस वही मोनार्की रूल ही चल रहा था तब से। और टेक्निकली अभी भी मोनार्की ही है उधर, और सारा जो भी उसका है वो प्रिंस चार्ल्स जो है उसके पास आ चुका है, लेकिन साथ साथ उधर एक पार्लियामेंट भी फंक्शन करता है अलग से। पैरेलल चल रहा है। मतलब करेक्ट है। ड्यूल तो सिस्टम है। पार्लियामेंट का फंक्शन क्या है, मैं क्या आपसे मैं पूछूंगा, वो पार्लियामेंट क्यों एक बनाया तो गया। वहाँ का पार्लियामेंट बहुत पावरफुल है, सॉवरन पार्लियामेंट दुनिया में सिर्फ यूके का है, तो वो लॉ हम्म मेकिंग या कोई भी फॉरेन रिलेशन, डोमेस्टिक रिलेशंस, सिक्योरिटी, हम्म है ना, हम्म इकोनॉमिक पॉलिसीज, वो सब देखता है। करेक्ट है बेटा। तो बेसिकली मैं आपके कहने से मतलब मैं ये समझू कि पार्लियामेंट का एक अलग अधिकार है, और वहीं एक जो मोनार्की जी रूल है, जी। जो राजा रानी, उनका हाँ अलग अधिकार है। जी। तो सेम इसमें यही बोला गया बेटा, ठीक है ना, प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, इसको ध्यान से समझना कि जो राजा है, राजा के पास पूरी पावर नहीं दी जाएगी, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। कुछ पावर किसके पास होगी, गवर्नमेंट के पास होगी। जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा बेटा, कभी कोई राजस्थान तो घूमने गया होगा, मेरे को जहां तक लगता है सभी घूमने गए होंगे आप में से। तो राजस्थान में उदयपुर कभी जाना, ठीक है ना। उदयपुर में बेसिकली क्या है, महाराजा रहते हैं। तो वहां पे झीलें होंगी। कोई गया हो, मनीष गए हो उदयपुर बेटा, आप, सीमा? हाँ जी सर, झील है उधर सारा, राइट। ठीक है नो ना। नो सर। तो जान जाओ बेटा, सीमा अच्छी जगह है उदयपुर, ठीक है ना। मैं तो ओके तीन सर। चार बार जा चुका हूँ, हमारे रिलेटिव भी रहते हैं उधर। तो बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा, प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी ट्रांसफर। देखो उदयपुर में क्या है, झीलें हैं। तो वहां पे क्या आते हैं, पर्यटक आते हैं। पर्यटक कौन, ट्रैवल, वो टूरिस्ट, टूरिस्ट ट्रैवल, प्लेस है सर, राइट। टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है ना। तो वहां की जितनी भी रेवेन्यू होती है, मैं आपसे एक एग्जांपल से समझाऊंगा, एक जहाँ वहां की जितनी भी रेवेन्यू होती है, वो 25% कौन रखता है, राजा रखता है, ठीक है ना। या 40 या 30% ऐसे ही है, कुछ मेरे को भी इतना पता नहीं है। पर इतना परसेंटेज की पता है कि डिफाइंड है आधा, शायद, हाँ जी। हाँ आधा राजा रखेगा, उदयपुर का राजा रखेगा आधा टूरिस्ट का पैसा, और आधा कौन रखेगा, गवर्नमेंट रखेगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, जो रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ये रेवेन्यू एक तरह से क्या मान के चलो, ठीक है ना, कि प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी ट्रांसफर, यानी कि होल प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जाती। अब प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टी आपकी राइट भी हो सकती है, ठीक है ना, कोई रेवेन्यू भी हो सकती है, आपको बार 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 मिल रही है, कोई अधिकार मिल रहा है, कोई मॉनेटरी वैल्यू मिल रही है, तो क्या है वो आपका राइट। और प्रॉपर्टी ही तो हुई एक तरह से, प्रॉपर्टी का एक राइट है, प्रॉपर्टी के ऑब्लिगेशन है। क्लियर है ना यहाँ तक। इसके बाद देखो सेकंड पॉइंट कहता है राइट ऑफ फ्री एंट्री, ठीक है ना। अब ये राइट ऑफ फ्री एंट्री बेसिकली क्या क्या रहा है, कि लेसर के पास एक, लेसर एक राइट है, ठीक है ना। कहने का मतलब है, अगर लेसर और लेसी के बीच में एक अधिकार, एक एग्रीमेंट बन रखा है, ठीक है ना बेसिकली, तो जो लीजी है, ठीक है ना, लीजी क्या कर सकता है, दोबारा से री एंटर कर सकता है किसके एग्रीमेंट में, लेसर लीज के एग्रीमेंट में, ठीक है ना। तो राइट ऑफ फ्री एंट्री
बोला गया है सर इसमें। लेसर री एंट्री कर सकता है ना, हाँ अगर सॉरी, वो अब लेसर रेंट लेसर। पे नहीं देना चाहता या कुछ भी। लेसर कर सकते हैं। इसके बाद देखो ट्रांसफर ऑफ ईजमेंट। अब बेसिकली ट्रांसफर ऑफ ईजमेंट कहता क्या है, ठीक है ना। अब ईजमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसी एक प्रॉपर्टी जिसको कुछ स्पेसिफाइड पीरियड के लिए यूज किया जाता है। अब स्पेसिफाइड पीरियड किस में मेंशन होता है, आपका एग्रीमेंट में मेंशन होता है, ठीक है ना। तो ट्रांसफर ऑफ जो ईजमेंट है वो आपका इजिली ट्रांसफर नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती है विच कैन नॉट बी इजिली ट्रांसफर। क्लियर है यहां तक। इसके बाद देखो आप रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट। रिस्ट्रिक्टेड और पर्सनल इंटरेस्ट में क्या आते हैं, फॉलोइंग केस आर कवर अंडर इंक्लूड्स द फॉलोइंग। सबसे पहले राइट ऑफ पुजारी और इन अ टेम्पल टू रिसीव ऑफरिंग, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट है, जैसे राइट ऑफ पुजारी टेम्पल में ऑफर को रिसीव कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है बेसिकली, ये किसी प्रॉपर्टी जो किसी को दे नहीं सकता। जैसे पुजारी को एक ऑफर मिला, आप मंदिर में जाते हो तो साड़ी चढ़ाते हो माता रानी के लिए, प्रसाद लेके जाते हो, स्वीट लेके जाते हो, ठीक है ना। लड्डू, जैसे जन्माष्टमी हुआ, शिवरात्रि हुआ तो बेर चढ़ाते हो। तो ये जो सारी चीजें ऑफरिंग की जाती है, पुजारी किसी को दे नहीं सकता। वो क्या करेगा, अपने पास ही रखेगा, मंदिर के पर्पस के लिए होगा। जैसे कि इस्कॉन टेम्पल है बेटा, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेता हूँ, इस्कॉन में काफी ज्यादा प्रसाद आए, किसका, केले का, सेब का। तो पुजारी क्या करेगा, उस केले प्रसाद को खुद तो खा, कितना ही खा लेगा और कितना ही रख लेगा, ठीक है ना। रखता कोई भी नहीं इस चीजों को। तो क्या करेगा, वो पब्लिक को दोबारा से बांट देगा, ठीक है ना। जैसे आप पूजा के लिए गए तो नोटिस करना, इस्कॉन टेम्पल में आपको केला दे दिया या सेब दे दिया। तो यही तो होता है, हाँ जी, ये प्रैक्टिकली होता यही क्या होता है। है, होता क्या है बेटा, जो आपने ऑफर किया है टेम्पल को वही आपको वापस दे दिया जाता है, जो कि सही है, मेरे हिसाब से तो सही है, गलत नहीं। अब इसके बाद लेकिन देखो द हाँ जी। ऑफ, हाँ बेटा मनीष, द ऑफिस ऑफ अ मोहांट ऑफ मठ। मठ का क्या है, ठीक है ना। जैसे मठ होता है ना, मठ, तो मठ का एक मठ समझते हो, मठ ऐसे होता है, जैसे आप सब में से बेटा केदारनाथ या वैष्णो देवी के लिए तो काफी लोग गए होंगे, मेरे को जहां तक लगता है। तो बेसिकली जब आप केदारनाथ या वैष्णो देवी के लिए जाते हो, तो वहां पे कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे आप रेजिडेंस करते हो, ठीक है ना। या फिर ऐसे समझ लो पुजारी का घर, ठीक है ना। पुजारी का घर क्या, एक मठ है। मठ यानी कि जहाँ पे पुजारी रहता है। तो अब पुजारी क्या करेगा, जो मठ है उसको, वो तो कर नहीं सकता ट्रांसफर, तो इजीली कर नहीं सकता, क्यों, क्योंकि उसके लिए बनाया गया। जैसे हमने मुस्लिम लॉ में वाकिफ पढ़ा था, किसी को आइडिया है बेटा वाकिफ, हिंदू और मुस्लिम लॉ में पढ़ा था, वाकिफ में क्या वक्फ होता बोर्ड था। ना। हाँ वक्फ बोर्ड। तो बेसिकली वक्फ में क्या होता था, मुस्लिम जाके अपना क्या करते थे, नमाज पढ़ते थे, ठीक है ना। तो जो वक्फ वाकिफ बोर्ड है, बेसिकली किसके लिए बनाया गया है, एक अल्लाह के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। हाँ, वो अल्लाह के तो नाम कर देते परमानेंटली। हाँ वो हाँ। परमानेंटली। हाँ। तो इसको क्या है, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। सेम इसमें मठ के बारे में बताया गया। मठ में जैसे जो पुजारी रहते हैं, ये जो मठ है बेसिकली नेपाल और चाइना साइड ज्यादा पाया जाता है। इन मठ में जो पुजारी रहते हैं अपने प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसके बाद देखो राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस। बेसिकली जो राइट है हिंदू विडो को मेंटेनेंस देने का, वो भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है, जैसे हमने फैमिली लॉ में पढ़ा था डाइवर्स में, कि जुडिशियल सेपरेशन 1 साल तक होता है, 1 साल के बाद डाइवर्स किया जाता है। अब जब डाइवर्स किया जाता है तो उस केस में होता क्या है, जितने भी राइट हैं जो किसको मिलने वाले, वाइफ को मिलने वाले, तो वाइफ को जो जितने भी राइट मिलने वाले हैं वो बेसिकली ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। यानी कि हस्बैंड के द्वारा, हस्बैंड चाहे कि मैं अपने भाई को दे दूं, किसी और को दे दूं, कि वो हर महीने
कुछ मेंटेनेंस पे जो करा जाता है वो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना, वो हस्बैंड को ही पे करना पड़ेगा। इसके बाद देखो मेयर राइट टू स्यू। मेयर राइट टू सर स्यू को, हाँ बेटा बोलो। सर और हस्बैंड मर जाए तो? हस्बैंड बेटा मर जाए तो, हस्बैंड मर जाए हम्म। तो मिकी आप बताओ, बता रखा है मैंने फैमिली लॉ में। सर मैंने हस, सुना दी अगर हस्बैंड मर जाए, रिंकू का सवाल है, जैसे हस्बैंड मर गया तो वाइफ को फिर मेंटेनेंस कौन देगा? सबसे पहले वो तो फिर चिल्ड्रन देंगे। हस्बैंड का जो फैमिली में उसका जो फादर मतलब फैमिली वाइफ का जो बैकअप। फादर इन लॉ है वो फिर ध्यान हाँ, रखेगा ना। फादर इन लॉ, वो बाद में। हाँ, और वाइफ, करेक्ट है रिंकू, आ और गया वाइफ समझ में? छोड़ के अपने घर चली जाए फिर? अरे वो क्लेम करेगी ना तब वो उसको मिलेगा, ऐसे थोड़ा ना वो, अगर वो क्लेम करेगी तभी उसको वहां से मिलेगा। अगर वो कहीं चले जाए, इंडिपेंडेंट है, वो क्लेम ही नहीं हम्म करेगी तो कहाँ से, अपने आप थोड़ा ना आ एक्चुअली जाएगा। नहीं, इंडिविजुअल क्लेम केसेस को करके देखा अगर वो जाएगा चली कि जाए कौन तो कितना मतलब वो ले वापस सकता है। भी ना आए और मतलब खर्चा पानी मांगे? मिलेगा सर, मिलेगा। बताओ बेटा मनीष। मिलेगा तब भी। मेरे को तो लगता है रिंकू के साथ ऐसा हो रखा है, तभी रिंकू ये सवाल पूछ रहा है रिंकू? है। आपके हाँ साथ हो सर, रखा है कोई क्या है बेटा? मतलब जान पहचान अच्छा का। अच्छा। जब तक वो कमाएगी नहीं तब तक मेंटेनेंस चलेगा वो। मेंटेनेंस देगा कौन? हस्बैंड। हस्बैंड हस्बैंड तो निकल लिया हस्बैंड ना। नहीं है, उनके घर वाले मतलब तो सास फैमिली ससुर फैमिली में देगा। से देंगे, सास ससुर, yes। फिर उसके बच्चे, जो मुखिया ऐसे। होगा परिवार का। तो सास ससुर। ससुर जब देंगे जब वाइफ साथ रहेगी। चाहे वो साथ हो ना हो, ना मेंटेनेंस हो तो देना पड़ेगा। तब भी उसका राइट है, राइट टू तब भी क्लेम। देना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है आगे चले अपना हम भी बेटा। और बच्चों का भी। बच्चा करेक्ट है। अबॉर्ट करा दिया फिर जो था? इतने सवाल बेटा कोई नहीं पूछता रिंकू। कोई बात कोई नहीं सर, अबॉर्ट नहीं अच्छा लग कराता। रहा है सर। तो अगर अगर अबॉर्ट करा दिया, अभी क्लेम की बात करो, बच्चे की नहीं, अभी आप बात करो डिवोर्स हम्म की, तो अगर उसका है तब भी मिलेगा वहाँ हम्म पर। ठीक है। ठीक है आगे चले हम रिंकू, डाउट है अब आपका कोई? नहीं नहीं। अब देखो मेयर राइट टू स्यू, मेयर राइट यानी कि एक मूल अधिकार, मेयर यानी कि मूल अधिकार किसी के ऊपर स्यू करने का, तो उसको भी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जो पब्लिक ऑफिस है वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, सैलरी ऑफ पब्लिक ऑफिसर की ट्रांसफर नहीं की जा सकती। इसके बाद स्टाइफंड मिल रहा है मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स, सिविल पेंशनर को, गवर्नमेंट के पेंशन, उसको भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। कहने का मतलब है बेटा आप भी जैसे कम ये एडवोकेट फर्म में काम करोगे, एडवोकेट कंप्लीट होने के बाद तो आपको क्या मिलेगा? स्टाइफंड मिलेगा, ठीक है ना। स्टाइफंड कैसा हो सकता है? 6,000, 8,000, कई कई बार 10,000 भी होता है अच्छी फर्म। तो क्या आप अपने स्टाइफंड को अपने फ्रेंड को दे दोगे क्या? रिंकू आप दोगे क्या अपने स्टाइफंड को अपने फ्रेंड को, कि खुद अपनी जेब में रखोगे? सर मैं तो जेब में ही रखूंगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, ठीक है ना। आ गया ना बेटा, आगे चले हम मनीष, मिकी, किसी को डाउट है इसमें? प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी ट्रांसफर, इंपॉर्टेंट सर है ये ये। लास्ट वाला क्या बोला, सॉरी मैं मिस कर गया लास्ट वाला। लास्ट वाला मनीष मैंने ये बोला है कि जो स्टाइफंड मिलता है जैसे मिलिट्री, नेवल, फोर्स, सिविल पेंशनर, गवर्नमेंट क्या पॉलिटिकल पेंशन मिलती है, इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। जैसे मनीष आपके दादाजी या नाना जी को पेंशन मिलती है तो क्या नाना जी अपनी पूरी पेंशन किसी और को दे देते हैं, अपने फ्रेंड को दे देते हैं, नहीं कि दे अपने सकते। पास रखते हैं? नहीं, वो तो एप्लीकेबल है कि अगर होती है तो फिर वाइफ को चली जाती है, फिर ट्रांसफर हाँ किया वाइफ जाता है। को बेटा हिस्सा देता है, कोई पूरी पेंशन नहीं दे देता है। पूरी नहीं देता, आप भी मतलब मनीष, कंट्रीब्यूट होता है। आपकी अभी मतलब ये मैरिज हो रखी है पेंशन वैसे या मनीष? सैलरी ये सब अकाउंट में हाँ आएगी अकाउंट में उनके, वो अकाउंट जाता में है आती बेटा। ट्रांसफर है, नहीं हो सकती। उसके बाद तो वो दे सकते हैं जिसको उसके देना बाद चाहे। दे सकते हैं। ठीक है ना मनीष, जैसे आप अपनी वाइफ को तो पूरी पेंशन दोगे नहीं मनीष, वो पूरी सैलरी दे दोगे क्या ऑफिस की? नहीं, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। तो फिर सिंपल सी बात है, ठीक है ना। 1 रुपये नहीं, घर खर्च के लिए तो दोगे, तो घर खर्च के लिए दे रहे हो बस। ठीक है आगे चले हम। ठीक है सर।
अब देखो बेटा, आप डॉक्ट्रिन पढ़ते हैं, ठीक है ना। डॉक्ट्रिन पढ़ने से पहले मैं आपको एक डिफरेंस कराना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाए, ठीक है ना। अब देखो डॉक्ट्रिन, एक मिनट बेटा, इसमें खैर अच्छे से सब कुछ डिफाइन है। एक मिनट, हाँ। डॉक्ट्रिन में देखो ये है, वेस्टेड कॉन्ट वेस्टेड और कंटिजेंट इंटरेस्ट। अब ये वेस्टेड इंटरेस्ट बेसिकली होता क्या है, ठीक है ना। जैसे मैंने ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन आपको कराया, ठीक है ना। हमने क्या करा, अपनी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अनबॉर्न पर्सन को करनी है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, हमने फैमिली लॉ में भी पढ़ रखा है, हिंदू लॉ में, मैं फिर से रिपीट करा देता हूँ। जैसे कि मेरा बेटा है बेटा, ठीक है ना, मेरा बच्चा वो पैदा होने वाला है। अब मेरे को पता नहीं वो लड़का है लड़की है, फिर ट्विंस है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ अपने बच्चे के नाम प्रॉपर्टी कराना। तो बच्चे के नाम में प्रॉपर्टी कब करा सकता हूँ, क्योंकि जो बच्चा है मेरा, ठीक है ना, वो अभी तक पैदा नहीं हुआ है। तो मैं पहले क्या करूंगा, जो प्रॉपर्टी है बच्चे की, वो किसी थर्ड पर्सन के नाम कराऊंगा, ठीक है ना। उस थर्ड पर्सन को एक ऑर्डर दूंगा कि जैसे मेरा बच्चा पैदा हुआ, तू सारी की सारी प्रॉपर्टी किसके नाम हो जाएगी, फिर मेरे बच्चे के नाम हो जाएगी, तेरे से हट के, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे फादर फादर अपने अनबॉर्न बेबी के नाम प्रॉपर्टी कराना चाहता है, ठीक है ना। तो अनबॉर्न बेबी के नाम जो प्रॉपर्टी कराना चाहता है, उससे पहले उसको प्रॉपर्टी किसके नाम करनी पड़ेगी, अपने थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन उसके डिसाइड है कौन, अब खुद सोचो आप, कोई फैमिली में थर्ड पर्सन कौन होगा, मदर ही होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ग्रैंड मदर मान लो, ग्रैंड फादर, कुछ भी मान लो, अगर मदर जिंदा नहीं, तो पहले वो क्या करेगा, मदर के नाम कराएगा, ठीक है ना। अब मदर जब पैदा हो जाए, मदर के नाम उसने करा दिया, तो बेसिकली जो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी है, जब बच्चा पैदा हो जाएगा, बॉर्न हो जाएगा, तो जो सारा का सारा इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी का, वो किसके पास चला जाएगा, अनबॉर्न के पास चला जाएगा। क्लियर है यहां तक। तो बेसिकली वेस्टेड जो इंटरेस्ट होता है, इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अनबॉर्न पर्सन से रिलेट किया जाता है, ठीक है ना। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अनबॉर्न पर्सन का जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जाता है थर्ड पर्सन को, उस इंटरेस्ट को क्या बोला जाता है, वेस्टेड इंटरेस्ट, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है। सर मेरे ख्याल से वेस्टेड इंटरेस्ट तो वो होता है ना कि जिसके पास कौन सा? राइट हो उसे आगे सेल करने का। अब जैसे मदर को अगर प्रॉपर्टी दी है तो वो आगे सेल नहीं कर सकती क्योंकि वो अनबॉर्न चाइल्ड के लिए है। हाँ, तो सेम वेस्टेड सेम इंटरेस्ट का मतलब सिमिलर ही। होगा कि वो बेच सकता है आगे, उसका पूरा राइट करेक्ट, इंटरेस्ट होगा पूरा। करेक्ट है बेटा, ठीक है ना। इसमें देखो आप, एक ये जो लाइन है इसको रीड करते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो वेस्टेड है आपका किस में हो सकता है, तो पोजेशन खुद रखने से या फिर इंटरेस्ट देने में, ठीक है ना। बेसिकली ये जो इंटरेस्ट है, ये वेस्टेड इंटरेस्ट कब माना जाएगा, जब ये प्रेजेंट राइट देगा किसके लिए, फ्यूचर पोजेशन या फिर प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए, ठीक है ना। इसको एक एग्जांपल से समझाया गया है, समझो आप। बेसिकली ए ने ट्रांसफर किया बी को, अब बी क्या कर रहा है, सी को कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें बी क्या आपका वेस्टेड पोजीशन है, बी के पास क्या आपका वेस्टेड पोजीशन है। यहां तक क्लियर है। इसमें देखो आप, ही हैज द इमीडिएट राइट टू पोजीशन ऑफ लैंड, ठीक है, इसके पास पूरा पूरा अधिकार है। अब मान लो अगर सी बी से पहले ही मर गया, तो जो सी के बच्चे हैं वो क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो वेस्टेड इंटरेस्ट इज नॉट डिफीटेड बाय द डेथ ऑफ ट्रांसफरी, ठीक है ना। यह हटाया नहीं जा सकता किसके, डेथ ऑफ प्रॉपर्टी के ट्रांसफरी से। यहां तक क्लियर। यहां तक डाउट है बेटा किसी को? एक मिनट देखो आप, ठीक है ना। हाँ जी सर, हाँ जी। जो वेस्टेड इंटरेस्ट है ये हैपनिंग पे होता है, ठीक है ना, मैंने ऐसे इसको समझा है। वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होगा आपका, हैपनिंग ऑफ इवेंट पे ही बेस्ड होगा, ठीक है ना। जैसे वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट होता था और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता था, जब हैपन होगा तभी मिलता था, और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता था, जब हैपन ना हो या फिर ना हो तब भी आपको मिलेगा। यहां तक क्लियर है, ठीक है ना।
तो देखो आप, वेस्टेड इंटरेस्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन। मैं इसको ना एक और डिफरेंस से दिखाऊंगा अगर समझ में ना आए तो। और जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो हैपन हो या ना हो तब भी आपको उसका इंटरेस्ट मिलेगा। सर एक चीज़ थी सर, कॉन्टीजेंट तो जहाँ तक मेरे को याद है हम पढ़ रहे थे इंश्योरेंस से रिलेटेड है। तो जब आपका कॉन्ट्रैक्ट तो स्टार्ट तभी हो जाता है, मतलब जब आपने साइन किया है, बट आपको सम ऑफ अमाउंट या जो मिलता है जब आपका वो इंसिडेंट हैपन हो जाता है वैसे। हाँ करेक्ट है बेटा, एकदम सही बताया आपने। और सर वेस्टेड इंटरेस्ट का एक चीज बतानी है, इसका जो इंग्लिश हम्म टर्म और लॉ टर्म दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। इंग्लिश टर्म में तो खैर जो कॉमन इंटरेस्ट होता है, जैसे टीचर का वेस्टेड इंटरेस्ट होता है कि स्टूडेंट एक्सेल करे अपनी स्टडीज में ताकि टीचर का भी हम्म नाम रोशन हो। हम्म लेकिन लॉ टर्म में इसका ये हो जाएगा कि एक बंदे को वो इंटरेस्ट उसी का है, मतलब उसी को बिलोंग करता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ इवेंट होता है नहीं होता, उससे उस इंटरेस्ट के जाने आने में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसी के पास रहता है। मतलब एक तरह से टीचर का इंटरेस्ट है वो टीचिंग करेगा, हाँ ठीक है वो, ना, वो अपने हाँ बच्चे को कोई मिस मिस गाइडेंस नहीं देगा। हाँ ऐसा कह सकते। सर मेरे को वेस्टेड समझ नहीं आया, वेस्टेड में यहाँ पर क्या है? जैसे मैंने कॉन्टिजेंट तो पढ़ा था तो इसलिए याद था, वेस्टेड किस कैटेगरी में वेस्टेड फॉल होगा? इसको ऐसे लो, पहले इंग्लिश टर्म में इसको ऐसे लो, म्यूचुअल इंटरेस्ट होना किसी एक चीज के लिए, कि अच्छा, अगर एग्रीमेंट उसका बिटवीन टू। फायदा है तो उसमें मेरा भी फायदा है। हाँ, तो दो जैसे यहाँ पर हम सर हमारे को पढ़ा रहे हैं, उनको वहाँ पर हमारे को एजुकेशन मिल रही है, सर को मनी मिल रही है, तो ये म्यूचुअल इंटरेस्ट हो गया। हाँ हो गया, वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया ना, मतलब हमको अच्छा पढ़ाने में उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया। जैसे मेरे पास कोई सामान है, मैं वो किसी ने मुझे रखने के लिए दिया है और मुझे वो रिटर्न करना है, तो वो मैं अपने पास मैं उसको यूज नहीं कर सकती ना। अगर मैंने कुछ खरीद लिया है तो मेरा पूरा इंटरेस्ट हो जाएगा ना, वो वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाएगा कि मेरा मन करेगा तो मैं किसी को बेच भी सकती हूँ, यहाँ मेरा पर मन आपने करेगा तो मैं मैडम अपने दो बच्चों को चीज़ें बोल दी। ट्रांसफर कर सकती हूँ। यहाँ हाँ पर दो फिर वो वो चीज़ें लॉ, बोल वेस्टेड दी। ये इंटरेस्ट हाँ होता है मेरे लीगल ख्याल टर्म से। में फिर हाँ ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें मैडम ने डिफाइन की हैं। एक तो बोला है कि मैंने खरीदा है, यानी कि सेल एंड परचेज हो गया। लेकिन एक किसी ने रखवाया है फॉर अ टाइम बीइंग, थोड़ा सा टाइम के लिए, वो एक अलग जैसे चीज़ नहीं सर ने हुई? दो एग्जाम्पल दिए थे ना मनीष जी, जैसे दो एग्जाम्पल दिए थे। एक एग्जाम्पल दिया था कि अनबॉर्न चाइल्ड के लिए पहले वो प्रॉपर्टी किसी को दी जाती है कि वो अपने पास रख लें, है ना, उनको देने के लिए। अब वो तो उसको सेल नहीं कर सकते ना जिनके पास रखने के लिए दी गई है। और जब वो अनबॉर्न चाइल्ड के पास आ जाती है तो उसके पास फुल इंटरेस्ट आ जाता है, वो उसका मन हाँ उसका करेगा तो वो वेस्टेड बेच इंटरेस्ट हो सकता है, जाता। तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाएगा। ओके। क्लियर है मनीष, आगे चले हम। हाँ सर। अब देखो कंटीजेंट इंटरेस्ट में बेसिकली एग्जांपल से कैसे समझा आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। एक प्रॉपर्टी वो ए को दी है लाइफ के लिए, ठीक है ना, वो क्या करता है वो बी को दे देता है। अब इस केस में क्या करता है वो सी से मैरिज कर रहा है, ठीक है ना, तो बी की क्या ऑब्लिगेशन है, वो सी से मैरी करेगा ए के मरने से पहले। अगर वो ऐसा कर लेता तो जो सारा का सारा इंटरेस्ट है उसका वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और बी के पहले वो सी से मैरिज कर लेता है, मतलब कहने का मतलब है ए के मरने पे, अगर ए के मरने पे मैरिज करता है तो सारा इंटरेस्ट किसको मिल जाएगा, सी को मिल जाएगा ए के मरने पे। इसके एग्जाम्पल को ऐसे समझो आप, सिंपल सा बेटा। जैसे किसी किसी इवेंट के हैपनिंग पे, ठीक है ना, अगर इवेंट हैपन होगा तो आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा वेस्टेड इंटरेस्ट में, ठीक है ना, फुल इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। और मान लो कोई इवेंट हैपन नहीं हुआ, जैसे एग्जांपल में समझा रखा है कि ए मरा नहीं ए जिंदा है, तो बेसिकली क्या होगा आपका, ए मरा नहीं है तो इस बेसिकली इस केस में क्या होगा, जो इंटरेस्ट हो ये जो इंटरेस्ट होगा ये क्या कहलाया जाएगा, कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट कहलाया जाएगा, ठीक है ना। इसको ट्रांसफर किया जा सकता है पर मेरे को हमें उल्टा लग रहा था सर कि देखो, जब तक वो मरा नहीं मेरे को लगा वो कॉन्टीजेंट में जाएगा, जब तक वो अगर नहीं मरा तो उसमें जाएगा, नहीं, वेस्टेड में जाएगा। कॉन्टिंजेंट में है ना, किसी इवेंट के होने पे भी या ना होने पे भी दोनों चीजें दोनों देखी केस जाती में आ है। जाएगा, हाँ वो हाँ दोनों दोनों में आ केस जाएगा। में कॉन्टिंजेंट अप्लाई हो जाता लेकिन है। वेस्टेड होने पे ही आएगा।
वेस्टेड तो किसी में वेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट होता ही है, उसी का ही होता है। वो देखो कॉन्टिजेंट अभी आपने बताया कि दोनों में हैपन होगा, चाहे हो या ना हो हाँ हाँ। कॉन्टिजेंट, लेकिन वेस्टेड भी दोनों में होगा या वो म्यूचुअल से जैसे मैडम ने बताया था वो एग्जांपल था? वो तो म्यूचुअल भी होता है ना, वेस्टेड इंटरेस्ट तो इनहेरेंटली मतलब उसी का ही होता है कि आपके इंटरेस्ट में मेरा भी फायदा है, तो मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है कि आपका भी फायदा हो। ओके, तो वो दोनों में भी होगा और यहाँ पर म्यूचुअल में आ जाएगा यहाँ पर, बस ये डिफरेंस है वेस्टेड और कॉन्टिजेंट में। हाँ। ठीक है। क्लियर है, आगे चले मनीष हम? हाँ जी। रिंकू, किरण, डाउट है आपको? आगे चले हम? अब देखो इसको डिफरेंस से बताया बेटा। वेस्टेड आपका हैपनिंग पे होता है, कंटीजेंट आपका हैपन हो या ना फिर ना हो तो भी कंटीजेंट इंटरेस्ट आपको मिलेगा। इसके बाद राइट ऑफ एंजॉयमेंट, इसमें क्या है, वेस्टेड इंटरेस्ट में एंजॉयमेंट आपको कब मिलेगी? फ्यूचर डेट पे पोस्टपोन कर दी जाती है। जैसे अनबॉर्न बेबी है, जब वो पैदा हुआ तभी तो एंजॉय कर पाएगा प्रॉपर्टी को। और इसमें क्या होता है, हैपनिंग ऑफ इवेंट पे आपका राइट ऑफ एंजॉयमेंट पॉसिबल है, जो कि अनसर्टेन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। इसमें क्या होता है, ट्रांसफरी की डेथ हो गई, ठीक है ना। इसमें बेसिकली वेस्टेड इंटरेस्ट आपका डिफीड नहीं किया जाएगा, डेथ ऑफ ट्रांसफरी बिफोर ही ऑब्टेन द पोजेशन। कहने का मतलब है जैसे कि जो मदर है, मैंने आपको एग्जांपल से बताया था, अनबॉर्न बेबी को हिस्सा मिलने वाला है घर का, तो मदर के जिंदा होते होते अगर अनबॉर्न पैदा हो गया तो उसको हिस्सा मिल जाएगा। और अगर मदर मर गई, ठीक है ना, मदर कम्स टू एन एंड कहने का मतलब है मर गई, तो उसमें क्या होगा, मदर ने जिसको लीगल हायर बनाया होगा उसको मिलेगा हिस्सा। क्लियर है यहां तक? इसके बाद देखो कंटेजन इंटरेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, एक फुलफिलमेंट होती है कंडीशन, उसके बाद आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। इसमें देखो वेस्टेड इंटरेस्ट आपका बोथ ट्रांसफरेबल और हेरिटेबल है, और इसमें क्या ट्रांसफरेबल नहीं है, ये नेचर ऑफ कंटीजेंसी पे डिपेंड करता है। यहां तक क्लियर है? किसमें ट्रांसफर डाउट है? नहीं है सर? कॉन्टिजेंट में ना? हाँ, कंटीजेंट में ट्रांसफरेबल ट्रांसफर नहीं नहीं बेटा, होता सर, वो नहीं होता। ठीक है ना, हेरिटेबल है, हमें मिलेगा एक तरह से। एक बार बेटा 1 मिनट रुक जाओ आप, ठीक है। एक मैंने ये भी बेटा कर रखा है, ये काफी अच्छे हैं, ठीक है ना, ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा अगर जिसको पढ़ना होगा, इससे तो काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। वेस्टेड कंटेंट, हाँ ये रहा, ठीक है ना, ये बेसिक शुरू में था। तो ये मनीष आप पढ़ लो, आपको दिक्कत आ रही थी ना बेटा। ये हाँ, सेक्शन आपका 19 में आता है, 21 में आता है, मीनिंग मैंने बता दिया, मीनिंग स्पेसिफिक में हमने आता है समझ सर, लिया। स्पेसिफिक में? नहीं नहीं, ट्रांसफर ऑफ अच्छा, प्रॉपर्टी में लिख, ट्रांसफर, ओके ओके, स्क्रीन में दिख सॉरी। रहा होगा बेटा हाँ आपको, दिख रहा है 19 ठीक है ना। कंडीशन इसकी कैसे है, सर्टेन है, और इसकी कंडीशन कैसे है, असर्टेन। यहां तक क्लियर है? इसमें जो ऑनरशिप है वो क्या है, एक तरह से बाद में क्रिएट किया जाता है, इसमें मेयर चांसेस है कि उसी समय ऑनरशिप मिल जाए कंटीजेंट में, ठीक है ना। इसके बाद डेथ हमने पढ़ लिया, ट्रांसफरेबल हेरिटेबल अभी पढ़ लिया, एंजॉयमेंट पढ़ लिया। एग्जाम्पल समझ लो, ठीक है ना मनीष, ये रहा एग्जाम्पल, आपको दिक्कत आ रही थी। तो बेसिकली एक्स क्या अपनी ट्रांसफर प्रॉपर्टी को देता है अगर वो 20 साल का होगा तो, ठीक है ना। तो इस केस में अगर वो 20 साल का हो जाता है तो उसको क्या मिल जाएगा, फुल इंटरेस्ट मिल जाएगा। यहां तक क्लियर है? इसके बाद देखो क्लियर। कंटेजेंट कंटेजेंट इंटरेस्ट का एग्जांपल क्या है, कहने का मतलब है कि एक्स अपनी प्रॉपर्टी वाई को कब पहुंचाएगा, जब पूरा का पूरा घर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब जब घर कंस्ट्रक्ट होगा तभी तो उसको प्रॉपर्टी एक तरह से ट्रांसफर की जाएगी प्रॉपर्टी, जब तक घर कंस्ट्रक्ट होगा। अब घर कंस्ट्रक्शन में भी ऑब्लिगेशन है बेटा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। वर्कर जिंदा रहे तो बना देंगे, वर्कर मर गए तो दिक्कत हो जाएगी बनाने में। यहां तक क्लियर है ना मनीष? हाँ जी, क्लियर। अब इसके बाद देखो आप मूवेबल इमूवेबल, मैंने आपको बता दिया था ये सारे मूवेबल में आते हैं, मूवेबल में, ठीक है ना। हु कैन ट्रांसफर सब्जेक्ट मैटर। 1 मिनट बेटा बस ये कर लो, क्योंकि बेसिक टर्म थे ना, बार बार यूज किए जा रहे थे। रिवाइजर और रिमाइंडर मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल से, सेम एग्जाम्पल है,
वो और ये नोट सेम के सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक है ना। अब बेसिकली देखो आप, जो ट्रांसफर होता है हम्म, इस चार्ट को बस रीड कर लो आप। अगर एक्ट ऑफ पार्टी से ट्रांसफर हो रहा है तो कैसे होता है, टेस्टामेंट्री, टेस्टामेंट्री यानी कि विल बना रखा है, ठीक है ना। विल यानी कि जैसे मेरे मरने के बाद मेरे बेटे को हिस्सा मिलेगा। इसके बाद होता है इन टेस्टामेंट्री। इन टेस्टामेंट्री मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि इसमें फैमिली लॉ में हमने पढ़ा था। इन टेस्टामेंट्री कहने का, जब विल नहीं क्रिएट होती, विल जब क्रिएट नहीं होती तो कैसे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है, बाय वे ऑफ सेल, मोर्टगेज, चार्ज, लीज, एक्सचेंज, गिफ्ट और एक्शनेबल क्लेम। तो ये सारी चीजें कवर करेंगे हम, ठीक है ना। इसके बाद देखो ट्रांसफर ऑफ लॉ। क्या? अच्छा, ये देखो आप, ट्रांसफर आपका ऑपरेशन ऑफ लॉ से भी होता है, इंसॉल्वेंसी और एग्जीक्यूशन ऑफ सक्सेशन से। यहां तक क्लियर है। अब बेटा कुछ ये एब्सोल्यूट इंटरेस्ट की कुछ बातें हैं, पढ़ लो बस कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होता है क्या। अभी ये डॉक्ट्रिन में आएगा, ठीक है ना। अभी डॉक्ट्रिन स्टार्ट कर रहे हैं हम। डॉक्ट्रिन काफी सारे, तो नेक्स्ट क्लास तक ये टारगेट है मेरे कि नेक्स्ट क्लास तक पूरा कंप्लीट करा दूंगा मैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, बस ईजमेंट रह जाएगा। ईजमेंट हम फिर मार्च के स्टार्टिंग में कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो आप, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्या होता है। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट एक तरह से पूरा का पूरा अधिकार पहुंचाना, ठीक है ना। अब एब्सोल्यूट इंटरेस्ट में देखो ऑनरशिप क्या क्या कंसिस्ट करती है। एक तो पोजीशन का राइट, राइट टू एंजॉयमेंट, राइट टू डू एनीथिंग सच एज सेलिंग, मोर्टगेजिंग, मेकिंग गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी, और एक बंडल ऑफ राइट। यहां तक क्लियर है। यहां तक देखो नेम में ही हमने सब, नेम में ही उसके कवर हो रहा है एब्सोल्यूट, मतलब एवरीथिंग इज कवरिंग ऑन दैट। हम्म, इसके बाद देखो आप मैंने आपको ये बता रखा था बेटा, ये दिख रहा होगा, फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व इन ट्रांसफर कौन सी प्रॉपर्टी जिनको ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है ना। अब मनीष, आपको अगर आपके पापा या दादा कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो कैसे करेंगे, पावर ऑफ अटॉर्नी बना के या कोई डीड बना के। मैंने आपको बताया डीड कौन से होते यस। हैं, जैसे गिफ्ट डीड हो गया, सेल डीड हो गया, रिलिक्विशमेंट डीड। काफी सारे डीड होते हैं, एक डीड नहीं होता, इनके अलग अलग एक फॉर्मेट, फॉर्मेट सेम एक चलता है बेटा, एक लॉ का फॉर्मेट होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप, इसके बाद देखो हाउ प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर। अब ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कैसे की जा सकती है, ओरल और राइटिंग की फॉर्म में, ठीक है ना। ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है डिलीवरी ऑफ पोजेशन या रजिस्ट्रेशन से, ठीक है ना। कहने का मतलब है जो डीड बनाया जाएगा या तो आपका ओरल में होगा या फिर राइटिंग में होगा, ठीक है ना। इसके बाद जो मूवेबल प्रॉपर्टी वो ट्रांसफर की जा सकती है पोजीशन या फिर रजिस्ट्रेशन से, ठीक है ना। इसके बाद मैंने बताया था इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर किए जा रहा है तो स्टैम्प ड्यूटी पे की जाती है। एक हमें स्टैम्प ड्यूटी देनी होती है, अटेस्टेशन कराना पड़ता है, ठीक है ना। आपने कभी कराया होगा जो रेंट में रहते हैं, ठीक है ना। 100 रुपीज का होता है, तो 100 रुपीज की एक स्टैम्प ड्यूटी बनवानी पड़ती है। इसके बाद क्या आपको अटेस्टेशन कराना है, ये सब आप बेटा खुद से भी पढ़ सकते हो कि एक टेस्ट ऑफ फैक्ट्री इफेक्ट चाहिए होता है, अटेस्टेशन चाहिए। अटेस्टेशन यानी कि जो पर्सन रहना चाहता है, किस पे, घर पे रहना चाहता है, उसका अटेस्टेशन होगा। यहां तक क्लियर है। क्लियर है। इसके बाद देखो आप, एक मिनट बेटा, बस एक मिनट, मैं आपसे तब तक कोई डाउट पूछ लेता हूँ। एक कॉल आ रहा है, उसको मैं रिप्लाई कर दूं। अच्छा मुझे बता दो बेटा, इमूवेबल और मूवेबल सबको आ गया साउंड में, किसी को डाउट है? जो सर अर्थ से जुड़ा यस हुआ सर। है वो सारा इमूवेबल है सर। क्या अर्थ से? अर्थ, अर्थ धरती से जुड़ा हुआ है। लाइक आपने एग्जांपल दिया जो एक टेबल भी दिखा रहे थे, अब एक लेक का एग्जांपल दिया, वो भी सारा इमूवेबल है, वो अलग तो नहीं लेके जा सकते। एक ट्री है, ट्री वहीं पर है सर, लेकिन ट्री की जो सी हम्म
फ्रूट लग रहा है, जूस लग रहा है, वो सारा मूवेबल है। हम्म। करेक्ट है। ये हाँ इसके जी। बाद वेस्टेड और कंटीजेंट इंटरेस्ट आ गया, सब कुछ समझ में। हाँ जी, वो आ गया, दो हो गए, राइट। इसके बाद अब डॉक्ट्रिन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। अटेस्टेशन देखो आप, अटेस्टेशन में बेसिकली दो या दो से ज्यादा पर्स विटनेस चाहिए होते हैं। विटनेस का एक साइन चाहिए होता है, ये आपको पता ही है। जो विटनेस है, जो साइन कर रहा है इंस्ट्रूमेंट को, एग्जीक्यूटेंट के सामने साइन करेगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नोटिस, ये तो आप कर ही सकते हो बेटा, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन आपका एक वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, नोटिस देना चाहिए, एक्चुअल हो या फिर कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल यानी कि एक रिटर्न फॉर्म में, कंस्ट्रक्टिव यानी कि एक तरह से बोल के सिंबॉलिक फॉर्म में, या फिर अपने डॉक्यूमेंट को किसी को पहुंचा के। यहाँ तो क्लियर है। अगर मान लो पर्सन को फैक्ट के बारे में बताए तो एक्चुअल नोटिस देगा। जो ट्रांसफर है उसके पास एक ड्यू नोटिस होना चाहिए, जो कि एक सब्जेक्ट मैटर है ट्रांसफर के लिए। यहां तक क्लियर है, आगे चले बेटा हम। अटेस्टेशन में तो सर आपने ये बताया ना जो हमने पढ़ा भी या फिर स्क्रीन पे भी था कि 100 रुपीज़ के उस पे पेपर पे बनता ही है रेंट के लिए, लाइक उसमें विटनेस के हम्म। लिए भी ये लिखा था कि किसी और बंदे की ज़रूरत नहीं है, जो रेंट वाला बंदा है और जिसके जो उसको दे रहा है, उन दोनों के बीच में वो अटेस्टेशन वो होगी, वो साइन करके देगा। हम्म। करेक्ट है बेटा, ठीक है ना। आगे चलूं मैं मनीष, कोई ठीक है, डाउट है? ठीक है सर, ये आगे बेटा चलिए। हम पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ड्राफ्टिंग में जब हम करेंगे ना, स्टैम्प ड्यूटी सर्टिफिकेट बनवाना सिखाऊंगा, तो उसमें और क्लियर अच्छे से हो जाएगा। आगे चलूं बेटा मैं, किसी को डाउट है? नो सर। बताओ बेटा मनीष। सर प्लीज़ प्रोसीड सर, अभी तक तो नहीं होगा तो फिर बीच में ठीक है। इंटरप्ट कर देंगे। हाँ जी। अब देखो मनीष, सबसे डेली लेना है यार क्लास, मैंने अभी तक बोला नहीं। मैं नोटिस कर रहा हूँ काफी सारी क्लासों से कि बच्चे गायब रह रहे हैं। पहले भगवती प्रेम थे, अब तो कोई भी नहीं आ रहा। ना भगवती आती है ना प्रेम आता है। तो ये क्लासेस बेटा अटेंड करो, मैं पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ। क्योंकि किरण को पता ही होगा बेटा फर्स्ट टर्म में कैसे बच्चों के नंबर आए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में कई बच्चे फेल भी हुए, मेरे को सुनने में आ रहा है, ठीक है ना। तो सेकंड टर्म में और फेल होंगे जो ये कितने फेल क्लास हुए ले। सर फर्स्ट टर्म में? अब इतना तो मुझे आइडिया नहीं है, पर बैक काफी बच्चों की है। मतलब सिंगल ओहो। सब्जेक्ट में फेल नहीं, बैक आई है। अब बैक क्यों आती है, उसका सिंपल रीजन है भाई, लॉ की नॉलेज होती ही नहीं है। सोचते हैं हम एडवोकेट बन ही गए हैं, हम फॉर्म यहाँ से साइन करेंगे वहां से साइन करेंगे, पैसे आ जाएंगे। तो भाई देखो, मैंने पहले बताया शॉर्टकट कोई नहीं होता। आप कोई सी भी स्टडी कर लो, चाहे चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एडवोकेट, सीयूटी के एग्जाम, सोल के एग्जाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम, उसमें आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बिन पढ़े कोई पास नहीं होता लाइफ में, ठीक है ना। तो जो सेकंड ईयर है वो डिफिकल्ट है, मानो मेरी बात को। अगर मान लो यही एमसीक्यू पैटर्न अगर थ्योरी में आ गया ना, तो मैं लिख के दे रहा हूँ एक पेपर में, ब्लैंक पेपर में, पूरी क्लास में गिन के 4-5 बच्चे ही पास होंगे बस, अगर थ्योरी पेपर दे दिया। और थ्योरी में क्या, आपको नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एमसीक्यू में बेटा, एमसीक्यू जब हुआ था पिछली बार, तो कई बच्चे स्पेसिफिक उसमें आर्बिट्रेशन में रह गए, क्योंकि उन्होंने क्लास ही नहीं अटेंड की थी कभी। सोचते थे हमें सब कुछ आता है, ये सर नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हम पढ़ेंगे आ जाएगा। ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर ऐसे होने लगे तो सभी पास होना स्टार्ट कर दे बेटा, सभी फर्स्ट रैंक ले आए क्लास में, ठीक है ना। तो मैं अभी भी वार्निंग दे रहा हूँ मनीष, थोड़ा डेली रहो बेटा। अब तो खैर चलो हो गया, पार्टनरशिप सेल गुड्स जो रह जाते हैं ना, इसको एक बार यूट्यूब के लेक्चर से देख लो, ठीक है ना। ये एक्सपेक्ट एकेडमी का भी यूट्यूब चैनल है, जो हम क्लासेस कर रहे हैं ये सारी रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है ना। तो आपको प्रोवाइड होंगे इसके लिंक, लिंक से भी जाके देख सकते हो पिछली क्लास का भी, ठीक है ना। कोई आप डाउट हो एक तो काम मुझसे। करना सर, ये जो आप बता रहे हाँ हो ना ये यूट्यूब के लिए, आप तो हमारे उसमें जो व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है उसमें ये लिंक डाल दो, सेव हो जाएगा। अगर वो ठीक है, हेल्पफुल है ठीक। डेफिनेटली हाँ मैं वहाँ से कर हेल्प ले दूंगा। लेंगे।
कर दूंगा बेटा। अब तक जितनी भी क्लासें हुई ना मनीष, हमारी सारी रिकॉर्ड हो रही है, सारी वो तो यूट्यूब बहुत पे जा बढ़िया रही है। सर, ये तो हेल्पफुल है। अगर कोई बंदा मिस भी कर रहा है तो वहां से ले सकता है, तो आप पर वहां पर यार जरूर लिंक दे जानबूझ देना। के मिस मत करो नहीं मनीष। नहीं, ठीक है जानबूझ ना। के तो सर कोई नहीं करना चाहेगा। अपने नंबर एक आए हैं तो, और उसको कंसिस्टेंसी बिल्ड सर करेंगे जी हम। किताबें दिला दो। अब किताबें बेटा आपको बात करनी पड़ेगी, एक बार आओ सेंटर में आप। सर किताबों ठीक से है। याद आया, वो हमारे इस बार क्या आना, बीएनएस आएगा, सीआरपीसी आएगा, वो क्या चीज़ है वो, उसमें से क्या डिसाइड हो रहा है सर? और एमसीक्यू है या सब्जेक्टिव है? अभी कुछ आइडिया नहीं बेटा, ये जून जुलाई में पता चलेगा। सर ठीक है ना, ये अभी गलत है कुछ पता है, कंफर्मेशन। क्योंकि जून जुलाई में पता चलेगा और अगस्त हम्म। सितंबर में पेपर हो जाएंगे, तो एक महीने में तो बंदा डिसाइड कहाँ से करे? तो वो बेटा पढ़ना तो आपको है ना मनीष, मैं मानता हूँ गलत है अरे यार, मैं समझ पढ़ाई तो गया, हम रोकेंगे पढ़ने को तो नहीं। तैयार है, यही तो डिसाइड हम्म। करने के लिए बोल रहा हूँ कि पहले पता होगा तभी तो उसमें से पढ़ेंगे, या फिर दो। एमसीक्यू रहेगा। नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ ठीक है, एमसीक्यू एमसीक्यू ज्यादा रहेगा। रहेगा। और सिलेबस कहाँ से आएगा? एविडेंस आएगा, बीएनएस आएगा, सीआरपीसी, वो उसका वो। जो हम पढ़ रहे हैं उसी से आएगा। ये जो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ ये पूरा बेयर एक्ट ही है। सर बेयर ये एक्ट तो को है, छोटा कर रखा है। ये तो अब वही आएगा सर। मैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं ना, जैसे क्रिमिनल वाला है, एविडेंस हम्म। एक्ट है, तो ये हम्म। सारे आएंगे, या जो नया आएंगे, सब भारतीय आएंगे। वो नहीं नहीं, संहिता नया बनेगा। वाला नहीं आएगा, नया वाला बस नहीं ठीक, आएगा। बस यही सही आंसर था। ठीक है जी। ठीक है ना। उसको अप्लाई होने में टाइम लगेगा, वो नया वाला नहीं आएगा। अगर अगर आ भी गया तो बेटा मैं बैटरी में एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा। ठीक है ना, हेलो, मैं किस लिए बैठा हूँ। आवाज हाँ कट गई थी बोलो। सर। हाँ मिकी, देखो आप। मनीष, वो अब पुराना वाला ही आएगा, सीआरपीसी वगैरह ही आएगा, वो भारतीय न्याय संहिता शायद नहीं आएगा। और चलो अगर आ भी गया मिकी तो मैं किस लिए बैठा हूँ बेटा, मैं करा दूंगा। ठीक है ना। मेरे पास हर चीज का वो बेटा वो है, लाइफ में कभी स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ता ना, मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, मैं हर चीज के लिए प्रिपेयर रहता हूँ। अब देखो आप अब डॉक्ट्रिन स्टार्ट करें हम मनीष। आज हम 3 डॉक्ट्रिन कर लेंगे, अलाइनमेंट, अलाइनबिलिटी वाला, ट्रांसफर ऑफ अनबॉर्न पर्सन वाला। ठीक है ना। और एक इलेक्शन वाला। क्लियर, आप करें स्टार्ट बेटा मनीष हम। सीमा मिकी स्टार्ट करें हम, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर, हाँ आ रही है, यस। आ रही है स्टार्ट सर, आ कीजिए। रही है, आ आ रही रही है। है ना। देखो आप, रिस्ट्रेन और ट्रांसफर और रूल अगेंस्ट इन अलाइबिलिटी। इन अलाइबिलिटी कहने का मतलब क्या है? टू पार्ट परफॉर्मेंस। ठीक है ना, टू पार्ट। अब देखो ध्यान से समझना, रिस्ट्रेन का मतलब क्या है? रिस्ट्रेन एक तरह से खत्म करना। ठीक है ना। रिमूव करना, रिस्ट्रेन यानी कि खत्म और रिमूव करना। ऑन ट्रांसफर, रिस्ट्रेन ऑन ट्रांसफर कहने का मतलब है कि अपनी तरफ से ट्रांसफर को खत्म करना, यानी कि मेरे पास जो ट्रांसफर आने वाला है, मैं क्या करूं, उसको वापस ओरिजिनल पर्सन को भेज दूं। क्लियर है यहां तक? ठीक है ना। इसके बाद रूल अगेंस्ट इन एनेबिलिटी, इन अलाइनबिलिटी। अलाइनबिलिटी कहने का मतलब है इन अलाइनबिलिटी। अलाइनबिलिटी का मतलब क्या होता है? टू पार्ट। टू पार्ट यानी कि रिलिंक्विश करना, रिलिंक्विश करना यानी कि अपनी तरफ से छोड़ देना। ठीक है ना। अलाइनबिलिटी यहां तक क्लियर हुआ? बेसिकली जो एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन है वो क्या माना जाता है आपका? इनवैलिड, यानी कि वॉइड माना जाता है। आप इन ठीक है ना। ये रिस्टेन को क्या सर कहना चाह रहे हो? कॉन्टिन्यूटी ना? और रिस्ट्रेन मतलब खत्म कर देना, वापस दोबारा से फर्स्ट पर्सन के पास पहुंचा देना, मतलब ले एक्सेप्ट यू ही नहीं टर्न ले करना। लो। हाँ, ठीक यू है। टर्न ले लो, एक्सेप्ट ही नहीं करना। ठीक है ना। जैसे मनीष, आपके दादा आपको प्रॉपर्टी देना चाहते हैं और आपने मना कर दिया, कहा दादाजी आप अपनी प्रॉपर्टी अपने पास ही रखो। ठीक है ना। जैसे लड़कियों के केस में होता है, लड़कियों की शादी कर दी जाती है तो लड़कियों की जो लड़के को प्रॉपर्टी मिल जाती है। ठीक है ना। तो जो लड़कियों की प्रॉपर्टी एक तरह से रिस्टेन हो जाती है। ओरिजिनल ट्रांसफरर, ट्रांसफरर कौन? उनके पापा या फिर दादा। क्लियर? क्लियर सर। अब देखो, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है तो इसको रिस्टेन एब्सोल्युटली नहीं कर सकते प्रॉपर्टी से। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में समझाया है, जैसे उदय प्रॉपर्टी दे रहा है मजनू भाई को। ठीक है ना। और मजनू भाई के जो हायर है उनकी कंडीशन है ये प्रॉपर्टी वापस से किसके पास चली जाए? बी के पास चली जाए। बी कौन है? थर्ड पर्सन। तो ये क्या कंडीशन मानी जाएगी? इनवैलिड कंडीशन मानी जाएगी। क्लियर है? कहने का मतलब है डॉक्ट्रिन और रूल अगेंस्ट अलाइनबिलिटी कहना क्या चाहता है कि हम किसी अपनी प्रॉपर्टी को किसी को वापस नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो क्या होगा? वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, वाइड माना जाएगा। क्लियर है मनीष? जैसा आपके दादाजी अब
आपके कोई मौसा या फिर चाचा आपको प्रॉपर्टी फ्री में दे रहे हैं, ठीक है ना मनीष, आपको 10 बीघा का खेत दे दिया फ्लाईओवर के नीचे, तो आप खुद सोचो उसको लोगे मनीष कि मना कर दोगे आप? मैं तो जरूर लूंगा सर, कहूंगा और जिसने भी देनी है दे दे। तो सिंपल सी बात है, जो देना चाहता है कि जिससे हम अमीर बने, ठीक है ना। या सपोज मनीष मैं आपसे कहता हूँ, कोई आपको एक होटल देना चाहता है, अमरीकी सुखदेव होटल, सब गए होंगे बेटा, ठीक है ना, फ्लाईओवर हाँ के जी। नीचे हाँ बना जी। है और करोड़ों में टर्न और उसकी करोड़ों से भी ज्यादा है। तो बिल्कुल। सपोज उसका ऑनर आपको देना चाहे वो अमरीकी सुखदेव होटल, तो क्या आप मना करोगे इस केस में? सर बिल्कुल लूंगा, मैं हाथ जोड़ ठीक है के ना, लूंगा। सिंपल सी बात है। तो देखो सेम इसमें ये क्या रखा है, रूल अगेंस्ट इनअलाइनेबिलिटी, कहने का मतलब है जो आपको अधिकार दिया जाता है इसको आप रिस्ट्रेन नहीं कर सकते, शुड नॉट बी रिस्ट्रेन एब्सोल्युटली फ्रॉम अनलाइटिंग द प्रॉपर्टी। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें देखो ये है ना, लॉ की लैंग्वेज में थोड़ा डिफिकल्ट है बेटा, इसी के लिए मैंने क्या करा, इसको इसमें पढ़वा रहा हूँ, सेम वही है, ठीक है ना। अब देखो इसमें कुछ कंडीशन है, जैसे कि एब्सोल्यूट रिसेंट वैलिड है आपका, ठीक है ना। अब लीज के प्रॉपर्टी में हम मना कर सकते हैं, ठीक है ना मनी, जैसे लीज का काम चल रहा है, अब आपको अब मनीष के पास ऑफर आए कि अमरीकी सुखदेव का प्रॉपर्टी को मनीष को लीज पे लेना है, लीज पे यानी कि एक तरह से उसका कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, तो मनीष क्या कर सकता है इस केस में, मना कर सकता है। सिंपल सी बात है, मनीष अपनी जेब से तो पे करेगा नहीं। अगर मनीष को फ्री में मिल रही है, ठीक है ना, तो मना नहीं कर सकता, पर अगर पैसे देने पड़ेंगे तो मना कर सकता है, सिंपल सी बात है। तो इसमें देखो, इन केस ऑफ लीज द लेसर कैन इम्पोज अ कंडीशन, ठीक है ना, लेसर एक इम्पोज कर देगा कि जो लीजी है वो क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता, हमने पढ़ रखा है। सेकंड एक्सेप्शन सर क्या कहता है, अगर वुमन। किसी हाँ। प्रॉपर्टी पे रिस्ट्रेन किया जाता है ना सर, जैसे हम्म। मान लो मैंने किसी को सेल करी और मैंने उसे कहा है कि तुम ये उस पर्सन को बेचोगे नहीं, तो मैं उसे हम्म। रिस्ट्रेन कर रही हूँ, तो वो वाइड होएगा। लेकिन वो लेसर के केस में हम कोई कंडीशन रख सकते हैं। करेक्ट है बेटा, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है, आगे चले हम। सर ये जो उनसे अभी मैडम ने एग्जांपल दिया मैं इस पे हम्म। कहने ये तो क्लियर समझ आ गया कि अगर कंडीशन अप्लाई करी करी है तो वो तो वाइड है, बट वो जो हम्म। लेसर वाला है वो क्या था मैडम, वो समझ आ रहा था। वो मतलब जैसे कंडीशन कोई दे सकता है। लीज पे दे रहा है तो वो तो कोई कंडीशन बता सकता है ना आपको, लेकिन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जब ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें हम कोई कंडीशन रखेंगे तो वो वाइड हो जाएगा। क्योंकि ओनरशिप ही ट्रांसफर होगी ना उस हाँ केस हाँ में, तो जो नया या ओनर होएगा उसकी मर्जी है, वो कुछ भी करे। के ऊपर एग्जैक्टली। हम्म। डिपेंड है, ठीक है। जी। ठीक है, आगे चले बेटा हम। अब इसके बाद देखो जो वुमेन है, वुमेन आपकी अगर हिंदू नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं, मुस्लिम नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या है, उसके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं कि अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकती। कहने का मतलब है कोई वुमेन है, मैंने आपको फैमिली और हिंदू लॉ में समझाया था कि पहले एक वुमेन को अपना रिलीजन चूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, जैसे उसका पति मुस्लिम है, तो वुमेन को क्या अपने पति के रिलीजन में आना पड़ेगा, मुस्लिम बनना पड़ेगा, मुस्लिम बनने के बाद ही वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकती है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना। इसके बाद देखो पार्शियल रिसेंट इज वैलिड, पार्शियल रिसेंट को क्या होता है आपका, वैलिड, ठीक है। देखो आप सपोज एक कंडीशन है फैमिली सेटलमेंट में जिसमें मेंबर को बोला गया कि अपने शेयर को स्ट्रेंजर को नहीं दे सकते, क्या माना जाएगा, वैलिड। कहने का मतलब मनीष, मतलब है कि मनीष के फैमिली में दादाजी मौसा सब उस सारी की सारी प्रॉपर्टी किसको दे सकते हैं, मनीष को दे सकते हैं, मनीष के अलावा उसके फ्रेंड को नहीं दे सकते। तो ये क्या बिकॉज ऑफ केस ब्लड माना रिलेशन। जाएगा? हाँ, बिकॉज ऑफ ब्लड ब्लड रिलेशन रिलेशन। को दे सकते, तो ये वैलिड कंडीशन माना जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? डाउट है किसी को बेटा? तो सर ये किस कैटेगरी में आ रहा है, ये जो पार्शियल अभी रिस्ट्रेंट, पार्शलिस्ट, ठीक है। ठीक है, क्लियर है बेटा, अब आगे चले हम। हाँ जी। अब बेटा ये सेक्शन 11 है, देखो सेक्शन 11 है, रिस्ट्रेंट ऑन एंजॉयमेंट, ठीक है ना। अब इंजॉयमेंट को रिस्ट्रेन करना क्या इनवैलिड है। जैसे एक एग्जांपल, जब आप बेटा लॉ पढ़ते हो ना मनीष, तो एक बार एग्जांपल को पढ़ लो, एग्जांपल से क्या होगा आपको लॉ खुद ही समझ में आ जाएगा। बिल्कुल अब सर, भीम क्या एग्जाम्पल अपनी, से तो बहुत ज़्यादा क्लियर मिलता है, ऐसे भी हमने पीछे भी वेस्टेड और कॉन्टीजेंट का भी किया, तो एग्जाम्पल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए।
ठीक है मनीष, देखो आप बेटा, आप एग्जाम्पल से समझाए, भीम अपने हाउस को प्रॉपर्टी को बेचे चुटकी को, ठीक है ना। अब एक कंडीशन उसने डाल दी कि चुटकी क्या करेगी, उस घर में रहेगी, तो ये कंडीशन क्या है, इनवैलिड है। कहने का मतलब है कि इंजॉयमेंट कोई भी प्रॉपर्टी में रह के इंजॉयमेंट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। कंडीशन नहीं डाल सकता, मतलब रहने के लिए कंडीशन नहीं डालेगा, कहने का मतलब ये। देखो जब लैंड आपका ट्रांसफर किया जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो जो सेलर है वो कोई कंडीशन नहीं डाल सकता कि जो प्रॉपर्टी है उसको एंजॉय करेगा, ट्रांसफर ही, ठीक है। एब्सोल्यूट होगा सर यहाँ पर भी ना, कि एब्सोल्यूट हाँ होगा कि करेक्ट है। आप। अब इसके बाद एक इसका एक्सेप्शन बताया गया है, एक्सेप्शन में बोला गया है, ठीक है ना, कि जो प्रॉपर्टी है, जो ट्रांसफरर है, सेलर जो दूसरी प्रॉपर्टी दे रहा है रहने के लिए, ठीक है ना, फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर प्रॉपर्टी, वो कंडीशन उसकी वैलिड मानी जाएगी। जैसे एग्जांपल से बताया, सर्किट के दो प्रॉपर्टी एक्स और वाई, अब सर्किट प्रॉपर्टी वाई को मुन्ना को बेचना चाहता है, ठीक है ना, कंडीशन डाल दी कि मुन्ना इस प्रॉपर्टी में हाउस कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, एक स्टोरेज से ज्यादा, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें क्या है, प्रॉपर्टी एक्स क्या आपका गुड गुड फेथ और रिटेन में रखा हुआ है। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है बेटा? सर ये लास्ट वाला एग्जांपल आपने बोला है, जो मुन्ना एंड सर्किट वाला, वो उस पे बेचना चाह रहा है, सर्किट ने मुन्ना को भेजा है, राइट? हम्म। तो वो भी फुल, वो उस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा ना? नहीं, ठीक है ना। इसमें एक नोट बता रखा है, इसको समझेंगे हम। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है एक कंडीशन के साथ कि पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस प्रॉपर्टी को उसी समय बंद कर दिया जाएगा, ठीक है ना, उस प्रॉपर्टी को इंसॉल्वेंट पर्सन को नहीं दिया जाएगा। तो ये कंडीशन क्या आपकी वैलिड नहीं मानी गई है लॉ के हिसाब से, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि कंडीशन लगा दी गई है, कंडीशन नहीं लगती, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड एक्सेप्शन बोला गया, अगर लैंडलॉर्ड है प्रॉपर्टी को लीज करता है, तो एक कंडीशन लगाएगा कि लीजी, ठीक है ना, अगर लीजी अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो इस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाएगा, कम्स टू एंड हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है बेटा? आगे चले हम। अगर वो रिस्ट्रिक्शन लगा दे, नहीं लगाएगा तो? हाँ ठीक है। अब देखो इसके बाद ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन, ये बेसिकली है क्या, ठीक है ना, लॉ की लैंग्वेज है, इस लॉ की लैंग्वेज को जो रेड से लिखा हुआ है सिंप्लीफाइड कर रखा है, ठीक है ना। ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन में तीन केस समझने होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला केस ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आ रखा है। सबसे पहला केस होता है कि एक लिविंग के लिए होना चाहिए, ठीक है ना, जो ट्रांसफर दिया जा रहा है इन फेवर ऑफ अ लिविंग पर्सन, ठीक है ना, शुड बी प्रिसीडेड बाय लाइफ सेट इन फेवर ऑफ अ लिविंग पर्सन। मैंने जैसे आपको बताया, मदर अपने अनबॉर्न बेबी के नाम घर करना चाहता है, तो जो अनबॉर्न बेबी के नाम घर करना चाहता है, वो पहले क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को किसके फेवर में डालेगा, थर्ड पर्सन। अब जो थर्ड पर्सन है वो मदर भी हो सकती है, ग्रैंड मदर भी, ग्रैंड फादर भी। तो जो थर्ड पर्सन है वो क्या हो, लिविंग हो। क्लियर है? यहां तक जिंदा हो? यहां तक क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन है सर। अभी तक हम हम्म। बात कर रहे थे अनबॉर्न के लिए, जैसे फादर ने मदर के नाम की, अगर मदर ही अपनी कोई प्रॉपर्टी अनबॉर्न के नाम करना चाहती, तब भी उसको ग्रैंड मदर या किसी और के नाम करनी पड़ेगी, या वो डायरेक्ट कर करेक्ट है सकती है? बेटा, करनी पड़ेगी, ओके, ठीक है ना, ठीक है सर, क्योंकि अभी समझ तक गए। बच्चा पैदा पैदा नहीं हुआ। हाँ, तो मतलब ये कंडीशन है, ये मैंडेटरी है कि उसको थर्ड पर्सन के नाम करनी ही पड़ेगी, चाहे कोई भी हो? हाँ, ठीक है। इन फेवर ऑफ लिविंग पर्सन, ठीक है। हाँ, इन फेवर ऑफ इसके लिविंग बाद पर्सन। देखो सेकंड केस क्या कह रहा है, सेकंड केस कह रहा है जो प्रॉपर्टी अनबॉर्न के नाम की गई है, ठीक है ना। अब अनबॉर्न जब तक 18 साल तक नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब थर्ड केस में क्या बोला गया है कि सेकंड केस में, इसमें मेंशन नहीं है बेटा सेकंड केस, ठीक है ना, मैं समझा देता हूँ। लॉ में होता है सेकंड केस कि जो अनबॉर्न पर्सन है जब तक लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना, जब तक वो लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता तब तक थर्ड पर्सन को लिविंग रहना है, वो कम्स टू एंड नहीं होना चाहिए।
अगर कम्स टू एंड मर गया थर्ड पर्सन तो उसके बच्चों को मिल जाएगा, लीगल हायर जो उसने चूज किया हुआ। क्लियर है यहाँ तक? तो अनबॉर्न पर्सन जब तक लिविंग में नहीं आता तब तक थर्ड पर्सन को मरना नहीं है, और सपोज अगर वो मर गया तो किसको मिलेगा? उसके लीगल हायर को मिलेगा। क्लियर है? जो उसने लीगल हायर बना रखा है। इसके बाद देखो केस थर्ड होता है इंपॉर्टेंट, कि केस थर्ड क्या कहता है कि अगर अनबॉर्न पर्सन के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है तो मेजोरिटी तक रहेगी। एक तो पहली बात ये, ठीक है ना, उसके मेजोरिटी तक उसके इंटरेस्ट को कोई और अधिकार नहीं ले सकता उसका प्रॉपर्टी का। क्लियर है? मेजोरिटी तक। ये मैंने फैमिली लॉ हिंदू लॉ में पढ़ा है बेटा, ठीक है ना, याद करना आप अडॉप्शन में और पार्टीशन में। तो बेसिकली जो रिमेनिंग ट्रांस, जैसे कि आप अब जो अनबॉर्न पर्सन है वो पैदा हो गया, 2 साल का है, 3 साल का है, अब वो चाहता है अपने किसी भाई को दे दे, किसी बहन को दे दे, तो ऐसा नहीं होगा। सारी की सारी जो प्रॉपर्टी किसके पास रहेगी? अनबॉर्न पर्सन के पास रहेगी। यहां तक क्लियर है बेटा? डाउट है किसी को? राइट सर। बताओ बेटा, सीमा, मिक्की, रिंकू, किरण। ठीक है सर। ठीक है ना? अब इसके बाद देखो जी कंडीशनल जी। प्रेसिडेंट और कंडीशन सब्सिक्वेंट। कंडीशनल प्रेसिडेंट यानी कि कोई कंडीशन लगने से पहले, ठीक है ना, इसको कवर करेंगे बस आज, ये लास्ट टॉपिक है। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन से कल से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। अभी समझ लेते हैं कंडीशनल ट्रांसफर कहने का मतलब क्या है। कंडीशन लगा के ट्रांसफर करना, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। अब ये क्या आपका पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, फॉरबिडन नहीं होना चाहिए, फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी नहीं होना चाहिए, कोई कॉज ऑफ इंजरी नहीं होना चाहिए इस केस में। यहां तक क्लियर है? इसका मीनिंग क्या है सर? कॉज इंजरी नहीं होनी चाहिए, किसको नहीं होनी चाहिए? थर्ड पर्सन को, ठीक है ना। मतलब ऐसे कोई कंडीशन बनाई गई जिससे जो पार्टी उसको इंजरी हो रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब यहां तक क्लियर है? कॉरिजिन कॉरिजिन ना हो, मतलब धमका के ना करा रहे हो, ये कह रहे हो? हाँ, कोर्सन कोर्सन। Coercion। ठीक है बेटा। अब देखो आप इसका एक डिफरेंस बता रखा है, ठीक है ना। अगर आज की क्लास में डिफरेंस नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्टिंग में फिर से बताऊंगा इसे, ठीक है ना। आप ध्यान से समझो। आप कंडीशन प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? एक ऐसी फुलफिलमेंट, ठीक है ना, जो अभी कंप्लीट नहीं हुए, इनकम्प्लीट कंडीशन। कंडीशन प्रेसिडेंट को क्या बोला जाएगा? इनकम्प्लीट कंडीशन। और कंडीशन सब्सिक्वेंट को क्या बोला जाएगा? कंडीशन कंप्लीटेड। यहां तक क्लियर है बेटा? किसी को डाउट है? नहीं सर, आप क्या कह रहे हो? सब्सिक्वेंट इज कंप्लीटेड मतलब? हाँ, और की कंडीशन कंप्लीट हो गई, कंप्लीट के बाद, ठीक है ना। प्रेसिडेंट होगा सर मेरे ख्याल से कोई कंडीशन देना बिफोर ट्रांसफर, और सब्सिक्वेंट जो ट्रांसफर करने के बाद हाँ, कोई कंडीशन देना। आई थिंक सो ये, सर। हाँ करेक्ट बिफोर है बेटा। बिफोर कंप्लीशन ऑफ कंडीशन में जो वो बता रहे हैं वो होगा प्रेसिडेंट। हम्म। ठीक है, और जो कंप्लीट हो जाएगा दैट इज सब्सिक्वेंट। ओके। आफ्टर ट्रांसफर कोई कंडीशन दी जा रही है, ठीक है। अब देखो आप इसमें क्या बोला गया बेटा, आपका ये कम्स कब होगा? इंटरेस्ट के बनने से पहले। ये कब होगा? इंटरेस्ट बनने के बाद। इसकी वेस्टिंग क्या है? पोस्टपोन की जा सकती है, और इसकी वेस्टिंग को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। इसमें अगर इंटरेस्ट एक बार मान गया तो उसको फुलफिल करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। नॉन फुलफिलमेंट डाइवर्स्टेड यानी कि बेकार कहला दिया जाता है। और इस केस में अपोजिट है बेटा, इंटरेस्ट क्या होगा आपका? वेस्टेड होना चाहिए। इसको क्या माना जाता है? कंडीशन प्रेसिडेंट के कंडीशन को वैलिड माना जाता है, ठीक है। जैसे हमने वेस्टेड का कंडीशन प्रेसिडेंट में क्या क्या आएगा? वेस्टेड कंडीशन और कंटीजेंट कंडीशन, ठीक है ना। वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटीजेंट इंटरेस्ट जो हमने पढ़ा था ना अभी मनीष, वही सेम कंडीशन प्रेसिडेंट में आएगा, जो एक कंडीशन लगा दी ट्रांसफर होने से पहले।
और कंडीशन सब्सिक्वेंट, कंडीशन सब्सिक्वेंट में क्या माना जाएगा, देखो आप, कंडीशन सब्सिक्वेंट में क्या माना जाएगा कि इसमें किसी को इग्नोर नहीं किया जाता, इनवैलिडिटी आपकी क्या मानी जाती है, इग्नोर मानी जाती है। यहां तक क्लियर है? तो आप ये कह इसको रहे हो कि सब्सिक्वेंट इक्वल टू कॉन्टीजेंट, ये कह रहे हो ऐसे होगा या कुछ नहीं, डिफरेंट है? नहीं। प्रेसिडेंट इज इक्वल्स टू वेस्टेड एंड कंटीजेंट। अच्छा, वहाँ पर रूल्स चेंज हो गए हैं कि प्रेसिडेंट इक्वल टू कॉन्टीजेंट एंड वेस्टेड बोथ। हाँ बोथ। और सब्सिक्वेंट में क्या माना जाएगा, कंडीशन कंप्लीटेड। ठीक है ना? जो कंडीशन प्रेसिडेंट होता है बेटा आपका, ये वर्ड का माना जाता है जब इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो। और ये कंडीशन क्या है, ये एब्सोल्यूट माने जाते हैं कंडीशन सब्सिक्वेंट, क्योंकि ये पूरे कंप्लीट हो गए हैं। तो ये क्या है आपके, इग्नोर मतलब इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस, इमोरल और एंगेज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं माने जाते। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक बार इसके डिफरेंस को मैं और अच्छे से कराऊंगा बेटा। ठीक है ना, एक बार मैं दिखा देता हूं। ये दो नोट्स बेटा आज पहुंच जाएंगे आपके पास। ठीक है ना, इसको रीड करना है, कोई डाउट आए तो पूछना है मुझसे। वो सेल ऑफ एक्यूमुलेशन, गुड्स के, सर वो सेल ऑफ गुड्स के वो अरे हाँ, एमसीक्यूज के आप आंसर वो भेजने वाले एमसीक्यू, थे क्या? हाँ एमसी आंसर मिल गए हैं सीमा, मैं भूल जाता हूँ, सही याद दिलाया मुझे। मैं आज ही आज कोई में बात नहीं सर, भिजवाता हूँ, ठीक है? थैंक यू सर, अब थैंक यू। भूल जाता हूँ बेटा, ध्यान में नहीं रहता ना एकदम। ठीक है, नो इश्यू सर। देखो आप, कंडीशन ये मैं कल कराता हूँ बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम जब करेंगे ना संडे की क्लास में, तो इसको और डिटेल में करेंगे। और ये डॉक्ट्रिन रह गए हैं पेंडिंग, ये कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, फिर मोर्टगेज करेंगे हम, इसको और इजी लैंग्वेज में करेंगे हम। ये दो नोट्स हैं बेटा, ठीक है ना आपके पास, ये दो नोट्स आज ही प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है मनीष, आज की क्लास को इतनी रखें कि और करें बेटा, हिम्मत है और करने की अभी। बोलो बोलो बेटा। ठीक है सर, इतना ही ठीक है। बताओ मिकी, कोई डाउट है? रिंकू, किरण, कोई डाउट? सर अभी इतना ही करते हैं, ये तो फिर ऊपर से लगेगा। ठीक है बेटा, करेक्ट है, थोड़ा ऊपर से तो जाते ही लो। ठीक है ना? इसीलिए मैं साथ साथ डाउट थोड़े पूछता हूँ ताकि वो रिवाइज हो जाए और कुछ। थोड़ा डेली क्लास अटेंड करने की कोशिश करो बेटा आप दोनों। आज पता नहीं देवेंद्र जी भी नहीं आए आज, डेली क्लास देवेंद्र अटेंड करते हैं, आज उन्होंने ली नहीं क्लास। देवेंद्र सर पता नहीं है, उनसे पूछा था मैं लास्ट टाइम, तब बता रहे थे कि आपने कंप्लीट कराया। मैं ट्राई कर रहा था पर ग्लिच, नेटवर्क ग्लिच था तो इसलिए हो नहीं पाया। कोई नहीं बेटा, पर अब नेक्स्ट क्लास से क्लास हाँ सबको आना है, ये नहीं कि क्लास मिस कर देनी। ठीक है, जरूरी है बेटा क्लास, समझो बात को। अभी बहुत भी बच्चे इंपॉर्टेंट है सर। सोच रहे हैं कि सर कम नोट्स प्रोवाइड करते हैं, हम नोट्स खुद से पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा यार। नहीं सर नहीं, मैं आपको बताऊँ नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि डाउट अपने ना साथ साथ क्लियर हो जाते हैं, चलो बाद में भी हो जाएंगे जिन जिनके हैं। बट क्या होता है कि वो अगर रॉ होता है, एकदम माइंड रॉ होता है, जो बिठाना है ना उसी टाइम बैठ जाएगा, वरना फिर कहानी सुन के चले जाएंगे सर। वो तो है ही बेटा। ठीक है ना, ये सब चीजें पता होनी चाहिए यार। अभी क्या है, बात को समझो। जो क्लासेस मैं दे रहा हूँ, ये नोट्स बच्चे सोचते हैं, मैं कई बच्चों के नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है ना, कि हम खुद से पढ़ लेंगे, राइट तो राइट। ऐसा कुछ होना नहीं है, खुद से होगा नहीं। ठीक है, डेली क्लास लो, 2 घंटे की होती है संडे बस। अब संडे भी अगर आप क्लास नहीं ले पा रहे तो अब मैं क्या ही बोलूं बेटा, घर में बैठ के क्लास लेनी है आपको। ये तो है नहीं सेंटर में आना है, सेंटर में मैं कब बुलाऊंगा, मई जून में बुलाऊंगा, अभी नहीं, अभी कोई जरूरी भी नहीं है इतना। ठीक है, ठीक है बेटा, फिर आज के लिए इतने रखे। बताओ बेटा। ओके सर, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम रिमेनिंग टॉपिक। ठीक है, जा सकते हो बेटा मनीष, रिंकू।
और आज की क्लास इतनी है मनीष। रिंकू आप जा सकते हो बेटा। कोई सर। जा सकते हो मनीष। आज की क्लास इतनी है बेटा। वॉइस आ रही है आपको?